Assalamu alaikum everyone, and first of all thank you so much for coming and taking out time to attend our new talk show, new program called The Hard Truth. जैसे कि नाम के अंदर हार्ड ट्रूथ आ रहा है, हम कोशिश करेंगे जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या पाकिस्तान में CSS ही रह गया है, इसके ऊपर एक अच्छी ओपन एंडेड डिस्कशन करें ताकि आप लोगों के भी जो सवाल आते हैं उसको एड्रेस करें। और इसको डिस्कस करने के लिए सर को हमने दावत दी है, सर रज़ा रूमी। इट्स माई ऑनर एंड प्लेजर टू इंट्रोड्यूस हिम। ही हिमसेल्फ इज़ अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, 22nd कॉमन के सर टॉपर हैं। सर हैज़ ऑल्सो सर्व्ड इन इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी, ADB में काम किया, UN में काम किया, फिर सर ने ट्रांजिशन किया टूवर्ड्स एकेडेमिया। सर लास्ट ईयर जब आए थे, सर वॉज एंगेज्ड इन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो कि काइवी लीग कॉलेज है US का, और अब सर ने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर पढ़ाना शुरू किया है वाइल रिटेनिंग अ कोर्स एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एज वेल। तो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सर इज़, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन, सर इज़ अ पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट, नया दौर, द फ्राइडे टाइम्स। आपको पता होगा, आप सर को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो सर जैसे कि ये टॉपिक आपने पढ़ा है अभी, मैं इसी से शुरू करना चाहूँगा, ऑनेस्ट क्वेश्चन वाला, कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ CSS ही रह गया? अगर नहीं तो फिर और क्या करें? बहुत शुक्रिया उसामा सबसे पहले, एंड नाइस टू सी यू ऑल। ये आपने चूँकि रखा है स्पाइसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक ताकि वो थंबनेल को देख के लोग क्लिक करेंगे तो देखिए जो आए हुए हैं वो तो सारे एस्पायरेंट्स हैं CSS के, ठीक है ना। तो यकीनन उनकी होप्स एंड ड्रीम्स आर लिंक्ड टू appearing in the exam and passing it and making it to the final service। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि CSS इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन फॉर यंग पीपल। अब तो बहुत कुछ है पाकिस्तान में, दुनिया भर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत से करियर्स ऐसे हैं जो कि मुतबादिल करियर्स हैं। देखिए जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, दैट वाज व्हाट, मैंने 30 साल से ज़्यादा पहले इम्तहान दिया था। 20 सब तो 54th कॉमन है कि 55th, सो आई फील एंशंट। तो उस वक्त तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती थी हमारे पास। एक वो लाइन होती थी कि डॉक्टर या इंजीनियर जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो वहाँ चले जाते थे, फिर CSS होता था, और फिर बाद में जो लोग नहीं आगे आते थे फिर वो लॉ कर लेते थे। यहाँ फिर बिल्कुल ही जो अब मैंने बाद में प्रोफेशन चूज़ किया, जर्नलिज्म, बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द लैडर था। लेकिन अब इन द लास्ट 30 ईयर्स बहुत चेंज हुआ पाकिस्तान। सर्विस सेक्टर ग्रो किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो किया है, प्राइवेट सेक्टर ग्रो किया है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है। अब देखिए स्मॉल बिजनेसेस ऐसे यंग लोगों ने मैं अब इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रा एक्टिव हूँ तो मुझे इतने एग्जांपल्स मिलते हैं पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में कि लोगों ने अपने कारोबार, एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स जो हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है, उसके साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से CSS इज़, आई मीन इट्स अ वेरी गुड करियर, बिल्कुल, एंड आई विश यू ऑल लक एंड आई होप ऑल ऑफ यू मेक इट। लेकिन ये सिर्फ एंड ऑल और वो नहीं है। यकीनन बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी और अहम बात होती है वो ये होती है कि इस एज के ऊपर ऑब्वियसली यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ, यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू नो हु यू आर, वॉट यू वॉन्ट, ज़िंदगी का क्या गोल है, क्या डायरेक्शन है। बहुत सी चीज़ें हम सुनते हैं असातिज़ा से, बड़ों से, घर वालों से। ये बड़ा प्रेशर होता है, लड़कों पे बड़ा प्रेशर होता है कि भाई आपने जो है फैमिली को सपोर्ट करना है, या आपने डंडे वाली नौकरी करनी है, या टैका करना है। बाज़ लोगों को ये भी होता है कि जी CSS में जाके बड़े पैसे बनते हैं। अब लेट्स बी ऑनेस्ट, जो कि सच है, जो कि हाँ, नॉट इन एवरी केस, बट येस, आई मीन देयर इज़ अ होल थियरी अराउंड दैट। और फिर और इसी तरह अब आई एम श्योर कि मैनी यंग वुमेन हैव एंटर्ड हायर एजुकेशन, they're doing really well. I mean, you can tell from the room, almost half of them are women. तो उनको भी अब ज़िंदगी गुलजार है, जैसे ड्रामे जो हैं वो भी एक आइडियल पेश करते हैं। वो हीरोइन जो CSS की अफसर है तो ज़िंदगी उसकी गुलजार हो गई, ठीक है ना। उसकी तो लुब्बे लुबाब तो यही है उस प्ले का, तो विच आई डोंट सब्सक्राइब टू बाय द वे, क्योंकि ज़िंदगी वैसे भी गुलजार हो सकती है CSS के बगैर भी। लेकिन तो प्रेशर्स होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप खुद अपने आप से सवाल करें कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। क्या आपका एप्टीट्यूड जो है वो सरकारी नौकरी वाला है, या आप कुछ और किसी और शोबे में काम करना चाहते हैं।
ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काउंसलिंग की भी बहुत कमी होती है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, आई मीन माँ सिवाय चंदे के का दुका एलीट यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स के आपको काउंसलर्स भी एडवाइस भी नहीं मिलती जी, राइट। सो यू नो, सो यंग पीपल डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अब देखिए, मुझे अब 12 साल हो गए हैं, मैं यूएस में पढ़ा रहा हूँ, 13th ईयर एक्चुअली, और आई टीच लेट्स से अबाउट 200 to 300 अंडर ग्रेजुएट्स एवरी ईयर। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बाहर अमेरिका में, ख़ुसूसन बरतानिया में भी, यूरोप में भी, किसी हद तक इंडिया में भी, वहाँ पे बाकायदा स्टूडेंट सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स हैं कि जब आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी जाती है, उनसे पूछा जाता है आपका क्या इंटरेस्ट है, उनके लिए इंटर्नशिप्स पे बातचीत होती है। हर साल वो कहीं ना कोई जाके इंटर्नशिप करते हैं समर्स में, या कोई अखबार में जाता है, कोई किसी एनजीओ में जाता है, कोई सरकारी किसी महकमे में जाता है, कोई छोटे बच्चों के समर कैंप में जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स के समर कैंप में जाते हैं। तो एप्टीट्यूड का एक अंदाज़ा हो जाता है। और मैं ये इस बात का कायल हूँ कि अगर आप अपने एप्टीट्यूड को डिस्कवर करके अपनी पसंद की चीज़ करें ज़िंदगी में, तो आप हमेशा कामयाब होंगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ के व्हाट यू, ये CSS के एग्ज़ाम्स की, वो सब्जेक्ट्स की चॉइस में भी मेरा ये मेरे एक टीचर ने मुझे बात बताई थी जब मैं A लेवल्स में था, हाई स्कूल में था। तो वो ये कहते थे कि आपने वो वाले सब्जेक्ट्स चूज़ करें। उस वक्त भी वो कहते थे जहाँ पे आपका शौक़ है, आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, पढ़ने में भी आपको अच्छा लग रहा है। अब ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर लें, आपको उससे कोई शगफ ना हो और आप रो रो के उसको पढ़ें, रट्टा लगाएं और फिर कहें कि ये मुसीबत से जान छोड़नी है। ना आप कुछ सीखेंगे, शायद हो सकता है कि आप अच्छा परफॉर्म भी ना कर सकें। लेकिन अब ये एक अमल है, खुद शनासी का पूरी उम्र लग सकती है उसमें, बट ये कि ये इसके ऊपर गौर करें और सोचें, और सोचने का जो अमल है वो बड़ा ज़रूरी है। सोचने का अमल CSS में भी ज़रूरी है, CSS से बाहर भी ज़रूरी है। सर ये मैं भी कितने स्टूडेंट्स को ऐसे जानता हूँ जो 3 से 5 एट टाइम 6 ईयर्स भी इसी जर्नी में लगा देते हैं। जी, कैसे सोचें, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, मगर उस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में वो फिर अपने जो प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं उसको एक ही चीज़ को देते हैं। अब इधर जो बात आती है वो डेडिकेशन वर्सेस हेजिंग की आती है। ऐसे ही है ना कि आप डेडिकेटेड एक जगह रहेंगे या साथ अपना फ्यूचर हेज भी करेंगे। सबको पता है 2% से कम पासिंग रेशियो होती है, इस बार तो 1.45 थी। इस जो डिलेमा से आई एम श्योर ये लोग भी गुजर रहे होंगे। उसके लिए क्या एडवाइस है, क्या स्ट्रेटेजी कुछ करनी चाहिए? क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आप 6 साल बाद कहें तो आप कहें मेरी CV क्या थी, मैं CSS एस्पिरेंट था। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू शेयर। बिल्कुल भी नहीं, आजकल के ज़माने में तो कोई इसको अहमियत नहीं देगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से 6 साल तो बिल्कुल भी नहीं, 1 या 2 अटैम्प्ट्स करनी चाहिए आपको। मतलब यू नो, एट दिस एज यू कैन अफोर्ड सम टाइम। तो 2-1 साल अगर आप लगा दें तो ठीक है। वैसे तो तैयारी 1 साल में होनी चाहिए। 1 साल से कम तैयारी जो है, अनलेस कि आप बहुत ही एक्सेप्शनली ज़हीन हो, टैलेंटेड हो, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो, अंग्रेज़ी की, आप लिख रहे हो पहले स्कूल के ज़माने से, तो शायद आप 4-5 महीने में, जो लोग कहते हैं ना जी, वो अक्सर मैं ये सुनता हूँ कि वो कहते हैं नहीं जी हम कुछ और करें, साथ में एग्ज़ाम भी दे देंगे, लक हुई तो आ जाएंगे, किस्मत अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। ऐसे बहुत कम होता है ये किस्मत वाला जो मामला है CSS में। आई डोंट थिंक के, आई मीन ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे यू कैन से कि हर चीज़ ही वो प्री डिटर्मिन्ड होती है, लेकिन इम्तिहान को में 1 साल की कम से कम मैं समझता हूँ तैयारी के बग़ैर देना अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब वो एक रिस्क है, गैम्बल है, इसलिए टाइम ज़ाया होता है। पहली अटैम्प्ट अक्सर लोग इसलिए इस तरह करते हैं कि हबड़ दबड़ में उसको जाके कर देते हैं, फिर वो नहीं होता, फिर वो दूसरी अटैम्प्ट के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, फिर 2 साल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो तो होना ये चाहिए कि आप पहली अटैम्प्ट जो है वो बिल्कुल एक फुल थ्रॉटल तैयारी के साथ दें, और होते पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो एक रिस्क लेने का आप फिर देखें कि आपकी इकोनॉमिक्स का टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारों ने कि आपकी CSS की एकेडमी, उसकी तैयारी करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। कहीं और नौकरी करना है, आपने कितने 1 साल में कितने पैसे कमा सकते हैं उसका अंदाज़ा लगा लें। कोई घर की जिम्मेदारी है,
कोई और आगे एजुकेशन का प्रोग्राम है, स्टडी का प्रोग्राम है, बाहर जाने का प्रोग्राम है, क्या चीज़ आप गिव अप कर रहे हैं टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट? उसको आई नो बड़ा क्लिनिकल साउंड करता है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि मेरा ये नुकसान होगा, और अगर नुकसान कम है फ़ायदे से ज़्यादा तो फिर दूसरी अटैम्प्ट दे दें। और उसके बाद अगर 2 अटैम्प्ट्स में नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल से और फिर अब एनालाइज कर लें कि क्यों नहीं सेकेंड अटैम्प्ट में हुआ। वो भी एक ज़रूरी होता है, वो भी सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। किस एग्ज़ाम में नंबर क्यों कम आए, कैसे आए, कैसे फिक्स किया जा सकता है, फिक्सिबल है या नहीं है। बाज़ औक़ात इट्स नॉट फिक्सिबल, ठीक है ना। सो ये भी एक इशू था। देखिए मतलब आई नो कि ये एक बड़ी इंग्लिश लैंग्वेज का जो इसमें अमल दखल है वो इट्स ह्यूज, कि अंग्रेज़ी जो है वो CSS का, वो अंग्रेज़ों का निज़ाम छोड़ा हुआ उन्होंने। खैर सिर्फ यहाँ नहीं है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, हर जगह। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अगर आपकी कमांड गिरफ्त नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेक्सपियर या ऑस्कर वाइल्ड की तरह लिखें, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से पाक 1-2 सफ़े बैठकर लिख सकते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट दें। लेकिन अगर आप बारहा मिस्टेक्स कर रहे हैं तो देन मे बी यू नीड टू स्टेप बैक एंड सी, आप किसी की एडवाइस ले लें, आप खुद उसका जायज़ा लें कि क्या आप वाकई अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द टाइम आने वाले 1-2 साल में। वो पॉसिबल भी है कि बाज़ औक़ात होता है पॉसिबल, बाज़ औक़ात पॉसिबल नहीं होता, डिपेंड करता है स्कूलिंग पे, प्रैक्टिस पे, कभी कॉन्फिडेंस का मसला आ जाता है, नफ्सियाती मसला आ जाता है, इम्तिहान में जाते ही आप ब्लैंक हो जाते हैं। बहुत लोगों के साथ होता है, ये आम एक यूनिवर्सल हकीकत है। तो हाउ कैन यू ओवरकम दैट? और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप की गिरफ्त कमज़ोर है तो फिर मेरे ख्याल से आप अपना टाइम मत ज़ाया करें। मैं आपको बड़ी ब्रूटल एक एडवाइस दे रहा हूँ, आई नो इट साउंड्स टेरेबल, कि आपका और आपकी एकेडमी में जो लोग इनरोल भी हुए हैं, क्योंकि वो ये एक नॉन निगोशिएबल चीज़ है। उसकी वजह है कि इंग्लिश का ऐसे जो आपको पता है मेजॉरिटी उसमें फ़ेल होते हैं, आपको पता ही है मुझसे बेहतर। सारे इम्तहान के जो है, सारे पेपर्स जो है माय सिवाय इस्लामियात के या उर्दू के या पंजाबी के, आपने उनको आंसर करना है अंग्रेज़ी ज़बान में। अमेरिकन हिस्ट्री क्या, तो पाकिस्तान अफेयर्स क्या, करंट अफेयर्स क्या, वो एवरीथिंग आपने इंग्लिश में लिखना है, और वो हाथ से लिखना है। चैट GPT भी मैसर नहीं उस वक्त, ठीक है, फ़ोन भी आपके पास नहीं है। आपने उसी 3 घंटे के अंदर अंदर शीट्स भर के अंग्रेज़ी ज़बान में, और अगर आपने पहले सफ़े के ऊपर एक गलती कर दी है तो अब मैं भी अगर एग्जामिनर हूँ, अगर मैं पहले सफ़े पे पढ़ता हूँ कि गलती, देखिए मैं अब एडिटर भी हूँ, एक न्यूज़पेपर, कई न्यूज़पेपर्स कर रहा हूँ, अभी भी एडिटिंग करता हूँ, तो रोज़ाना 10 से 20 सबमिशंस आती हैं आर्टिकल्स। मैं आपको एग्जामिनर के तौर पे तो मैं बाद में बताता हूँ। तो उसका तरीका ये होता है कि पहली स्क्रीनिंग में ये करता हूँ कि मैं वो खोलता हूँ वहीं व्यू में, मैं उसको डाउनलोड भी नहीं करता, उसमें जाके देखता हूँ ईमेल में, और अगर उसके पहले 2-3 पैराग्राफ्स में गलती निकली है ना कि देयर का फ़र्क नहीं पता, या उसमें कोई और किसी ख़ास किस्म की गलती है, ठीक है, एक तो ओवरसाइट हो सकती है, बाज़ अगर स्पेलिंग मिस्टेक चले कोई बात नहीं, नाम की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर एक बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो फिर मैं उसको आर्टिकल को साइड पे रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसको हम सेकंड कैटेगरी में देखेंगे कि अगर हमारे पास और मटेरियल नहीं होगा लगाने के लिए, इसको फिर खुद ही ठीक करके करेक्शन करके लगा देंगे, बट वी डोंट चूज़ इट। सिमिलरली इंग्लिश ऐसे में क्यों लोग फेल होते हैं? इसलिए फेल होते हैं बुनियादी तौर पर, और ये मेरा वर्किंग हाइपोथेसिस है, मे बी आई एम रॉन्ग, वो इसलिए फेल होते हैं कि अगर आपने पहले सफ़े के ऊपर 2 या 3 मिस्टेक्स कर दी अंग्रेज़ी की, ये छोटे स्ट्रक्चर और आउटलाइन और वो जो पूरी कहानियाँ होती हैं, आप लोग अकेडमी में भी यहाँ पढ़ाते हैं, मैंने वीडियोस कुछ देखी हैं, तो वो दैट्स ऑल सेकेंडरी। पहली चीज़ है कि इफ़ यू मेड 1 or 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऑन द फर्स्ट पेज इन द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स, द एग्जामिनर इज गोइंग टू नॉक यू आउट। फिर एग्जामिनर की नफ्सियात ये होगी एक शिकारी की तरह कि मैं अगली गलती स्पॉट करूँ। पेज 2 पे जाएगा, वो कहेगा अच्छा गलती कर दो, गलती कर दो, ठीक है ना, और उसके बाद वो निकालेगा, दायरे लगाएगा, लगाएगी, 3rd पेज, 4th पेज, बाय द टाइम दे कम
to the end of the essay, if there are so many mistakes English language की, they're going to say कि ये तो मैं देखिए सर कंटेंट का भी तो इशू है ना, मैंने नहीं, भी मैं आपको पहले ही बात बता रहा हूँ, जी ठीक है ना? कंटेंट होता ही नहीं अच्छा, अब ये कि आपकी अगर अंग्रेजी ठीक है लेकिन कंटेंट आपका वीक है, फिर भी मसला होगा। सर मैं अभी पेपर चेक किया तो मैं एक इकोनॉमी का पेपर था, उसमें लिखा हुआ था प्राइवेट, उसकी अंग्रेजी इतनी तो थी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डेट होता है, उसने लिखा था प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डेड, तो मैंने लिखा कि डेड प्राइवेटाइज नहीं हो सकते, वो तो मर चुके हैं। तो मैं वैसे कंटेंट तो सर बहुत बड़ी कमी है, लेकिन मैं जो आपसे सवाल तो डेड वाली भी अंग्रेजी की गलती है, अंग्रेजी की ही गलती है, इसी को तो हम फास्ट गलती कहते हैं ना, ऐसे ही है सर, ठीक है ना? डेड और डेड में फर्क नहीं करता। मैं आपको वैसे मैं अपना हंच बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। और मेरी एक दो एग्जामिनर से बहुत साल पहले बात भी हुई थी, हमारे इफ्तिखार साहब होते थे, एकेडमी में भी आते थे सर, हमें वो कुछ पढ़ाते थे, कम्युनिकेशन के क्या पढ़ाते थे, तो वो CSS के एग्जामिनर भी थे, ठीक है। तो मैंने एक बार उनसे पूछा था, मैंने उनसे कहा था कि आप क्यों इतने लोगों को फेल करते हैं, ये बहुत सारे लोग जो है इसका कंप्लेन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले सफ़े के ऊपर अगर मिस्टेक होगी तो व्हाट डू यू थिंक, हम उनको पास कर देंगे। तो लेकिन कंटेंट, यस, कंटेंट, स्ट्रक्चर, थिंकिंग बड़ी ज़रूरी है, कंटेंट बड़ा ज़रूरी है, और ये कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे तो अगर आप क्रिएटिव राइटर नहीं हैं तो आप उसको मैनेज ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन सर मैं जो पूछना ही चाह रहा था कि CSS मैं कह रहा हूँ 3 साल 5 साल लगा दिए, लेकिन ये ऑब्सेशन जो है, ठीक है मुझे पता है ऑब्सेशन क्यों है, किस वजह से होता है, मगर एक आपसे पूछना बड़ा रेलेवेंट है, ये आपने दोनों ट्रांजिशन देखी है ना, ADB, UN, प्राइवेट सेक्टर भी देखा, वो भी इधर 2 साल का बच्चा जब होता है ना, वो थोड़ा सा अगर जल्दी बोल ले या कोई 1-2 गिनती 1-2 बोल, जो कहते हैं बड़ा लाइक है इसको CSS करवाए 2 साल के अंदर ही, ठीक है। ये ऑब्सेशन जो है ये स्टेम कहाँ से करता है, ठीक है, अगर उसका हमें आंसर पता है इसको तोड़ें कैसे, क्योंकि ये सब बैठे हैं, अगर वो सब CSS में ही जाते रहेंगे तो दूसरे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या कोई भी वो क्या, अगर वहाँ अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, तो ये तो सिक्लिकल सा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा एक। जी ये बिल्कुल है उसामा, देखें मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी टूट रहा है, इसको कौन तोड़ेगा, इस हेजीमोनिक आइडिया को, वो यही यंग लोग जो हैं ये आगे जाएंगे अपनी, जब इनके बच्चे होंगे तो उम्मीद है कि ये नहीं कहेंगे कि वो ये कहेंगे मेरा इंस्टेड ऑफ CSS वो कहेंगे मेरा बच्चा कोई वो कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, फिजिसिस्ट बन जाए, तो एक तो ये होगा तरीका, ये ऑलरेडी टूट रहा है। देखिए जो आपने बात कही है ना, ये ज़्यादा डोमिनेंट है पंजाब में, कराची में ऑलरेडी, कराची शहर और हैदराबाद अर्बन सिंध में ऑलरेडी ये टूट चुका है ये जोर। एक तो कोटा सिस्टम का इशू था, लेकिन वहाँ पे चूँकि प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी अच्छी मिल जाती है, बहुत सारे शोबाजात में, कराची एक पोर्ट है, सारी कंपनीज बैंक्स के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, प्राइवेट बिजनेस के मौके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के मौके हैं, होम बेस्ड अच्छा पूरी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे इस तरह का ऑब्सेशन नहीं है जिस तरह का पंजाब में होता है। पंजाब में क्यों है? पंजाब में इसलिए है कि पंजाब का जो कल्चर है और पंजाब की इसके लिए आई एम श्योर कि ये जो कुछ हिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स होंगे, कॉलोनियल जो रियासत है हमारी मौजूदा, उसकी जो एवोल्यूशन हुई है पंजाब में सबसे ज़्यादा वो बाद में हुई है और स्ट्रॉन्ग हुई है, और उसको बाद में पाकिस्तान बनने के बाद उसको मज़ीद आबियारी की गई है। इंस्टेड ऑफ के चेंजिंग द कॉलोनियल नेचर ऑफ द स्टेट, हमने उसको स्ट्रेंथन किया है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो। अब देखें ना यहाँ पे पुलिस की भी, ये CCD की अभी हम बात कर रहे थे, दुनिया में आप बताएं कि अगर 9 महीने के अंदर 1000 लोगों को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए, ठीक है ना, तो सड़कों पे लोग जुलूस लेके निकले होंगे, टीवी के ऊपर बात हो रही होगी, सोशल मीडिया के ऊपर गम गुस्सा होगा। पंजाब में कहते हैं वाह जी वाह, बड़ा चंगा काम किया है, सफाई की है। मैंने कई लोगों से मेरी बात हुई है, 8-10 लोगों ने मुझे कहा है कि तो बड़ा अच्छा काम है। मैं हैरान रह गया, मैं फिर आई हैड टू लाइक कटेल माई एंथुजियाज्म। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही उलट सोचो, मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया है, इनको तो क्रिमिनल्स को मार देना चाहिए। सर फेलियर की वजह से ना, क्योंकि उनको कुछ सज़ा नहीं मिलती, तो फिर अवाम सपोर्ट करती है इस चीज़ को। अवाम सपोर्ट भी करती है, लेकिन अवाम में शायद अगर आप यंग एज से शऊर ही नहीं देंगे रूल ऑफ लॉ के बारे में कि कोई ड्यू प्रोसेस भी होता है। पाकिस्तान का आइन मौजूद है, उसमें एक आर्टिकल 10A है जो कहता है कि हर शख्स जो है उसको एक फेयर ट्रायल मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, एक मैक्सिम है लॉ का कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि उसामा जो है वो एक क्रिमिनल है
अगर इसे कुछ गलत भी किया हो कि अनलेस के मेरे पास एविडेंस है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं होगा। अब ये एक नुक्ता है, ये नुक्ता कहाँ से आता है? नुक्ता माशरे से, कल्चर से आता है। तो मैं आपको ये बात आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है पंजाब में, ठीक है, और ये आपको ये इतना ज़्यादा और सूबों में नहीं मिलता इस लेवल का। केपी में भी है, बहुत लोगों को शौक आते भी एग्ज़ाम में, बट पंजाब में बहुत ज़्यादा है और उसकी तारीख़ी रूट्स हैं कॉलोनियल गवर्नेंस में। मगर यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी मैंने देखा है लाहौर शहर में भी वो वाला ऑब्सेशन जो कि पिछले आज से 10-20 साल पहले होता था, अब उस वक्त से नहीं है। और उसके नंबर्स भी बता रहे हैं आपको कि उतने लोग अपेयर भी नहीं हो रहे, ठीक है ना। एक डेटा ये शो कर रहा है कि कम लोग अपेयर हो रहे हैं, 8,000 बिल्कुल, विच मीन्स कि वो फिर 8,000 उन्होंने क्या फ़ैसला किया है ये देखने की बात है ना। 12,000 का तो हमें पता है उन्होंने तो किस्मत आजमाई की, लेकिन जो 8,000 हैं वो क्या सोच रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और कर, बाहर जाने का सोच रहे हैं। तो ये उसामा, ये ऑलरेडी ट्रेंड ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन इसको बदलने के लिए देखिए ये लिंक्ड है विद दी ओवरऑल कल्चर और जो है हमारा, और गवर्नेंस का कल्चर है। क्योंकि अभी भी जब लोग देखते हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी डोमिनेंट है, जी, ठीक है ना। मरियम नवाज़ फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, बट सारा काम ब्यूरोक्रेसी कर रही है, उसके हवाले की हुई प्रोविंस। उससे पहले शहबाज शरीफ का भी यही मॉडल था, 8-10 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो पूरा सूबा चला रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में जो 8-10 ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वज़ीर आज़म तो बैठा दस्तखत करता है, डायरेक्शन दे देता है, सारा जो एवरीडे गवर्नेंस है वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे होते हैं। तो फिर लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर हमें ये एस्पायर करना चाहिए इस पोजीशन पे कि हम भी 20-25-30 साल के बाद इस लेवल पर पहुंच जाएं और हम भी ताकतवर हो जाएं। एक तो ये होता है, दूसरा फिर पैसे का। एस्पायर से अगला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सेगवे। हमें ये भी पता है, सबको पता है कि ये ब्यूरोक्रेसी, या पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, इस्टेब्लिश करना कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल का जो जड़ है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से, या उनकी इनएप्टीट्यूड की वजह से, ना अहली की वजह से, फिर भी उसको सिलेक्ट करना एज ए करियर ऑप्शन, तो फिर सोसाइटल डिक्लाइन की तरफ मतलब बात जाती है ना। फिर हमको पता है, देखिए एक क्लिनिकल टर्म्स में तो उसको पागलपनी कहेंगे। आपको पता है एक चीज़ बड़ी ख़राब है मुल्क के लिए, लेकिन मुझे भी वही चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आई एम बीइंग फैसिशियस। आप इनसे पूछ लेते हैं कितने लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल की जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है? हाथ खड़ा करें। शो ऑफ हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। बाकी जिन्होंने उठाए कोई बात नहीं, हम नहीं बताएंगे FPSC को कि आपके ऐसे ख्यालात हैं। वैसे भी कैमरा आपकी तरफ नहीं है, तो इसलिए आपकी बचत हो जाएगी। तो 15-16 लोगों ने कहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, विच इज लाइक 50% ऑलमोस्ट, ठीक है। और बाकियों के भी मन में ऐसी कुछ बातें होंगी, लेकिन वो कह रहे होंगे कहीं ये ना रिकॉर्ड हो जाए। और तो ये बात नहीं है मेरे ख्याल से। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट द सोल, इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल। उसकी वजह ये है कि 60s के बाद तो मिलिट्री का रोल ज़्यादा है, ठीक है ना। मिलिट्री असेंडेंट में है, सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सेकंड इन लाइन आ गए हैं। और फिर पॉलिटिशियंस का रोल है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ। तो देखें ना, पॉलिटिशियंस का भी, पॉलिटिकल क्लास जो है, अभी की देख लें, 10 साल पहले की देख लें, 20 साल पहले की देख लें, आप उनका भी रोल देखें क्या है, क्या रहा है। रियली अपॉर्चुनिस्टिक, bereft ऑफ अ विजन, bereft ऑफ एनी, मतलब अभी सियासत में आना जो होता है वो एक टोटली पैसे का खेल है। लोग इलेक्शन लड़ते हैं, बड़े ख़ानदान से जो पहले ही अमीर होते हैं या पावरफुल होते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं ताकि वो और पैसे बनाएं, वो और पैसे बनाएं ताकि अगले इलेक्शन में लगाने के लिए पैसे हों, और उनके बच्चों के लिए और मज़ीद पैसे जमा हों। उसकी आप देख सकते हैं उनके शाहाना लाइफस्टाइल, ये वो, तो एक सर्कुलेशन ऑफ जो वेल्थ और एलीट वाला मामला वो होता है। अब ये एक वो सेट कर रहे हैं वैल्यू सिस्टम, उस वैल्यू सिस्टम को आगे लोग भी कॉपी करते हैं। लोग भी फिर वो कहते हैं जी मैं पुलिस में जाऊंगा, कस्टम्स में जाऊंगी, टैक्स में जाके अच्छे खासे पैसे बनाएंगे, ठीक है ना। मुझे अभी मेरे एक बहुत ही लाइक लड़का है बाहर इंग्लिस्तान में, मेरी इससे मुलाकात हुई थी, वो भी, उसने भी एग्ज़ाम दिया है। तो वो जब मैं लास्ट टाइम था लाहौर में जनवरी में, तो वो मुझे मिला और उसने कहा कि अच्छा मैं दे रहा हूँ एग्ज़ाम्स, अब मुझे थोड़ा बताएं कि कौन सी सर्विस का क्या क्या है।
किस में कितने पैसे बनते हैं। मैंने कहा देखो तो मैं आई एम वेरी माय इंफॉर्मेशन इज रियली आउटडेटेड, आई एम आउट ऑफ द सिविल सर्विस। तो उसने कहा कस्टम्स में ज़्यादा बनते हैं, इनकम टैक्स में बनते हैं, पुलिस में बनते हैं, फलाने। आई वाजंट शॉक्ड बट आई वाज सरप्राइज्ड कि एक शख्स जो बाहर से पढ़कर और वापस पाकिस्तान में आके वो ये नेविगेट कर रहा है कि यहाँ पे कितने पैसे बनेंगे, तो इट वाज शॉकिंग, यू नो। एंड इट शोज द ओवरऑल वैल्यू सिस्टम दैट वी हैव इंस्टिल्ड इन आवर यंग पीपल एंड दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। ये फॉल्ट तो माशरे की है। तो इसलिए ये ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट सोली रिस्पॉन्सिबल, दे आर अ बिग कंट्रीब्यूटर, स्पेशली जो पहले 10 साल थे पाकिस्तान की, वहाँ पे सिविल ब्यूरोक्रेसी की बहुत गलती है और उनका एक बहुत ही क्रिमिनल रोल है। बिकॉज जो उस मुल्क की फाउंडेशन, जो स्टेट की फाउंडेशंस थी, वो उन्होंने रखी। 1947 से 58 के कू तक सिविल ब्यूरोक्रेट्स वर टोटली इन चार्ज। जैसे अभी जनरल्स होते हैं ना, उस वक्त बाबूस जो थे वो टोटली हर चीज़, वो यानी गुलबर्ग शहर कहाँ बनाना है, ब्रिज कौन सा बनना है, आर्मी कितनी बड़ी होनी है, करिकुला क्या होगा, ज़बान कौन सी होगी, लॉ कौन सा पास होगा, एवरीथिंग वॉज बीइंग डिसाइडेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। वो फौजियों ने फिर आगे कहा हमारे पास तो डंडा है, इनको तो ज़रा परे करो, लेट्स सीज पावर फ्रॉम देम। 58 में वो आगे डोमिनेंट, लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो थे उन्होंने कहा जी अच्छी हमारी नौकरियां लगी हुई हैं, मज़े हैं, टैका है, बाद में पैसा भी एक कल्चर हो गया। ये जो पैसा बनाने का कल्चर है ये भी पहले नहीं होता था इतना इस स्केल पे अंटिल द 80s। आई थिंक ये सारा जो रॉट ये स्टार्ट हुआ है, ये मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस या पब्लिक अफेयर्स जो है, ये 80s का कल्चर हुआ है कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने एक नया, बिकॉज वो उसको अपनी लेजिटिमेसी क्रिएट करनी थी 77 के कू के बाद, तो और उसने एक नई पॉलिटिकल क्लास क्रिएट की। वो पॉलिटिकल क्लास क्रिएट की, जैसे ये नवाज शरीफ भी उस वक्त 85 में बने हैं, चीफ 81 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, ये शेख रशीद, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं ये जो आज पार्लियामेंट में आपको दिखाई देती हैं, सेंटर में, प्रोविंस में, ये सारी 80s की नर्सरी से आए हैं। अच्छा, फिर उनको डेवलपमेंट फंड्स भी दिए ताकि ये, क्योंकि उस वक्त मुकाबला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉपुलिज्म से, जैसे आजकल इमरान खान के पॉपुलिज्म से मुकाबला है, ये हिस्ट्री सर्कल्स में होती है। तो सिविल ब्यूरोक्रेसी ने मशवरे दिए होंगे, क्योंकि जनरल साहब पैसे देते हैं इनको, ठीक है ना, अब हमने पिक कर लिया, आपका क्या नाम है? हाँ, तो उन्होंने कहा जी साबिर साहब जो है देखिए बड़े हैंडसम हैं, इनको लाहौर से इलेक्शन लड़ाते हैं, ये लो जी 10 करोड़ रुपया, जाके इलेक्शन लड़ो, और उसके बाद अपने हल्के में डेवलपमेंट फंड्स के लिए तुम्हें पैसे और देते हैं, 20 करोड़ रुपया लगाओ ताकि तुम्हारे वोट गैदर कर सके। अब दुनिया में बहुत कम जगह पे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस को डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं, ये उनका काम ही नहीं है, ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम है, ये तो मिनिस्ट्री का काम है, डिपार्टमेंट, हमने उस सिस्टम को ही तबाह कर दिया है। अच्छा, तो ये क्लास, अब ये सियासत जो है वो पैसे पे खड़ी हो गई। अब ये 40 साल में वो पूरी एक, जिसे कहते हैं, सीमेंट हो गया मामला। सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स को भी जनरल ज़ियाउल हक ने बिल्कुल सिविल सर्विस को साथ लिया, क्योंकि उस वक्त देखिए पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज था, बहुत सपोर्ट थी जो विद इन द स्टेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और बहुत एक फीलिंग थी अगेंस्ट एक एंटी ज़िया फीलिंग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ियाउल हक ने उनको भी एम्पावर किया, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, और एक तरह से खुली छूट भी दी। तो सो द थिंग इज़ कि ये एक कल्चरल शिफ्ट आया है सियासत में, माशरत में, ब्यूरोक्रेसी में, और उस वक्त से ये हुआ है कि ये फिर एक, जब आपका वैल्यू सिस्टम बदलता है, जब, तो फिर उसके बाद आप एक माशरे में एक फ़र्क तरीके का एक अखलाकी अक़दार को क्रिएट करते हैं। और यही वजह है कि अच्छा, उसी ज़माने में जर्नलिज़म को भी, सहाफ़त को भी इसी तरह पोल्यूट किया गया, वहाँ भी उनको अखबारों को मज़ल किया गया और कुछ को ख़रीदा गया सहाफ़ियों को, ताकि वो उनके हक़ में, जनरल ज़ियाउल हक को वो कहते थे कि ये देखो, ये तो पता नहीं अमीरुल मोमिनीन है, ये तो इसको अल्लाह ताला ने ख़ास पाकिस्तान के लिए भेजा है। बाद में नवाज शरीफ के लिए कॉलम लिखते थे, कायदे आज़म सानी है, मोहम्मद बिन कासिम सानी है, ऐसे अखबार में ख़ुद कॉलम पढ़े हुए, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, अक्सर आप में से, और ऐसी ऐसी
तारीफ़ें लिखी हुई थी, ठीक है। और अभी वो जो है हर मिलिट्री रूलर के लिए ये, तो ये पूरा एक कल्चर हमने, क्योंकि आई ग्रू अप इन द 80s, आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, और शिफ्ट होते होते देखा सेक्टेरियनिज्म, ये करप्शन का कल्चर, मोनेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पब्लिक सर्विस, पब्लिक अफेयर्स पहले भी थे। ये नहीं मैं कह रहा कि पहले को बड़ी कोई पाकिस्तान एक परफेक्ट मुल्क था, लेकिन एक जिसे कहना चाहिए कि इस तरह की डेग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज़ नहीं थी, ठीक है ना। और उसके बाद से वो जो डिक्लाइन है वो तेज़ हुआ है, और वो ख़त्म नहीं हो रहा, और ब्यूरोक्रेसी में वो और गहरा हो गया है। सर वो इतना ज़्यादा हो गया कि जो आप बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि इवन ब्यूरोक्रेसी में, सीएसएस में भी बच्चे सिर्फ 2 ग्रुप्स में जाना चाहते हैं, पीएसपी या पैस, और जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं दूसरी अटैम्प्ट के लिए, तीसरे, फिर कहते हैं हम इम्प्रूव करने लगे हैं। तो मुझे ये सब सुन रहे हैं ताकि ये बताएं कि ये कैसा माइंडसेट है। ठीक है पुराना जो हो गया, बट वी कैन पावर ज्यादा है ना, पावर भी तो अट्रैक्शन है, लेकिन बाकी काम नहीं करना किसी ने। फिर तो 1973 से पहले जो होता था, उसके रिफॉर्म्स के बाद में कि सबकी इकट्ठी तैयारी शुरू होगी, पहले नहीं ऐसे होता था, वो ठीक था, उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। बाकी सर्विसेज ये अबॉलिश कर देते हैं, 2 ही रखते हैं ताकि सारों की एलोकेशन 50-50% हो जाएगी आधा पैस में चले जाएंगे, आधे पीएस में चले जाएंगे। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है फिर कि अगर सब स्टूडेंट्स जाना ही 2 में चाहें तो बाकी काम कौन करेगा? देखिए उसामा, बात यह है कि सिविल सर्विस का एक और इशू जो है वो ये है कि एक तो पैसा है, अट्रैक्शन, टैका, पावर जिसे कहा जाता है पॉपुलर लोर में। तीसरा है सोशल स्टेटस, ठीक है ना। यू गेट, यानी कि अगर कोई सीएसएस अफसर आएगा एक कमरे में तो कहेंगे जी वो जी हमारे दोस्त आए हैं उसामा साहब, ये सीएसएस के ऑफिसर हैं, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, जी उसामा साहब क्या हाल है, आए बैठे हैं, चाय पियेंगे, खाना, ठीक है ना। ये सोशल, फिर आपका मोहल्ला, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिटी, वो और आजकल तो वो टिकटॉकर्स बने हुए सारे, ठीक है ना। एसी साहब ने छापा मारा, फॉर्च्यूनर के सामने सेल्फी, माइक भी लगाया होता है, और वो सेल्फीज हो रही होती हैं इतवार बाजार के। हाउ क्लीन है आई मीन रियली माइंड बॉगलिंग। आई थिंक उसको तो बैन करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो सिविल सर्विस रूल्स के खिलाफ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जब इंशाल्लाह जाएंगे तो डोंट डू दैट, बिकॉज कभी भी आप पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि द रूल्स डोंट अलाउ यू टू डू सेल्फ प्रमोशन इन द सिविल सर्विस। तो एनीवे, तो वो सोशल स्टेटस भी है। अब ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये ऑब्वियसली टॉप पर है, तो इसलिए यू कांट ब्लेम देम। एवरीबडी वांट्स टू डू वेल एंड गेट टू द हाईएस्ट रंग ऑफ द लैडर। अब अगर आगे फिर वो नंबरों पे, इंटरव्यू पे, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ फॉल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम में से बोलता हूँ सिविल सर्विस के अंदर। और ये मुझे याद है, मसलन हमारे जो OMG के कॉलीग्स थे, उनको बाकी लोग कहते थे जी ओ माई गॉड ग्रुप, ठीक है। अच्छा, पोस्टल ग्रुप, वो कहते थे क्यों है ये ग्रुप, क्यों है ये, देखो जी पोस्टल का है बेचारा। अच्छा वो हाँ इस तरह की बातें करें, वो खैर मजाक होता था, बट ऑब्वियसली मजाक के पीछे भी पूरी डायनेमिज्म होता है। तो ये हमारी सोसाइटी का भी एक बड़ा ये प्रॉब्लम है कि वी आर साउथ एशिया इज़ अ कास्ट रिडन सोसाइटी, ठीक है। कास्टिज्म जो है ना, अब तुम तो माशाल्लाह सैयद हो, ठीक है ना, सैयद तो, और तुम तो बाकी हो जो नॉन सैयद है, तुम तो वैसे ही उनको इन्फीरियर समझते हो। नहीं तुम नहीं लेकिन तुम्हारी सोच जो है, ठीक है। अच्छा और अगर तुम सैयद नहीं तो कितने आप लोगों में से राजपूत कौन है? ओके, वो देयर यू गो, ठीक है ना। आई एम श्योर आपने घर में सुना होगा सी राजपूत, हम राजपूत ये, हम राजपूत वो, ठीक है ना। उसके बाद वो जी फलां, ये इतना इनग्रेन्ड है, इट्स क्रेजी टू द हिल्ट के 21st सेंचुरी में 2026 में लोग बैठे होते हैं, वो जी राई है, यानी कि ये सोच ही। और अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वी आर एक्चुअली वी आर बिकमिंग पार्टिसिपेंट्स। मैं अपने नाम में कास्ट का लगाया ही नहीं था, मेरे ख्वाहिश थी मेरे पेरेंट्स की कि वो उसके अंदर लगाया जाए। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करूँगा। आई वॉज लाइक वॉट 18-19 और वॉट एवर। ID कार्ड जब बनता है, उस ज़माने में नादरा तो नहीं था, ये प्री नादरा डेज है। तो आई सेड कि आई डोंट वांट दिस नॉनसेंस बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट एंड आई मस्ट फाइट अगेंस्ट इट। जो हम उसमें जब इंगेज करते हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते तो फिर हम पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। सो वी हैव टू इन आवर ओन लाइफ एंड इन आवर ओन क्या कहते हैं वो इमीडिएट सर्कल, वी हैव टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट एंड अनडू इट। करप्शन का भी यही है,
कि अगर आप बहुत सारे लोग जाएंगे, आई एम श्योर कि नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू मेक मनी, एंड वेल आई होप सम डू, ताकि आपकी ख्वाहिशात। सर मैं फाइनल क्वेश्चन, ताकि मैं फिर क्वेश्चंस आप लोगों से लें, लास्ट चीज़, फिर बाय द वर्च्यू ऑफ यू सर्विंग इन पाकिस्तान एंड इन प्राइवेट पब्लिक बोथ सेक्टर्स, ये कहाँ होता है दुनिया में ये मजाक के एक डॉक्टर जो है वो रेलवे चला रहा हो, एक इंजीनियर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट रन कर रहा हो। ये जो हमारे पाकिस्तान में जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट अप्रोच है, मुझे खुद इस बात पे काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं, जिनसे भी मुलाकात होती है वो कहते हैं ऐसा नहीं, आपको नहीं पता, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के अलग लोग हैं, उसके अलग लोग हैं, जर्नलिस्ट ही चलाते हैं। ये कहीं होता है वैसे दुनिया में? एग्जाम्पल है सर इधर? देखिए, है एग्जाम्पल है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो रही है। ठीक है, सिविल सर्विस में भी, हुकूमत साजी में भी, हुकूमत चलाने में भी, और जर्नलिस्ट का जो ज़माना है वो अब चला गया है। लेकिन चूँकि हमारा सिस्टम जो है वो है, देखिए ये जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि अभी जिस हम सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, ये कब इसकी तामीर हुई है, तश्कील इसकी कब हुई? इसकी तश्कील हुई है, आप यूँ समझ लें कि मुगलिया दौर में हुई है। मनसबदारी सिस्टम जो था वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पैस जो है उसका वो फाउंडेशन है। और मनसबदार का क्या था कि बेसिकली सेंटर एक शख्स को एक जो है ज़िला या डिवीज़न अता करेगा, और वो वहाँ पे बादशाह के और मुग़ल स्टेट के बिहाफ के ऊपर गवर्न करेगा और दबा के रखेगा, आबादी को अपने साथ रखेगा, उनसे टैक्स लेगा, अबियाना लेगा, नजराना लेगा, और एक सिस्टम चलाएगा। अंग्रेज़ों ने आके उसको रिफ़ाइन किया और उसको कहीं बेहतर किया, एंड दे ब्रॉट इन वैल्यूज़ ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और जो मॉडर्न आइडियाज़ थे उनको इंट्रोड्यूस करा के उन्होंने एक सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर 1830s, 40s, 50s में उसको तामीर किया। अब होना तो ये चाहिए था कि फिर 19 अर्ली 20th सेंचुरी में भी चेंजेस लेकर आए वो, ये मज़ीद डिपार्टमेंट्स, थोड़ी रिफाइनमेंट, थोड़ी स्पेशलाइजेशन, लेकिन 40s के बाद बिल्कुल जमूद है। आज का जो ढांचा है वो आप समझ लें कि 1947 वाला ढांचा है, और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। आबादी देख लें, कम्प्लेक्सिटी देख लें, बड़े बड़े शहर देख लें। यही तो वजह है कि जो जर्नलिस्ट है वो अर्बन प्लानिंग, इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग करने से कासिर है। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि जर्नलिस्ट की जगह होती है, और डॉक्टर इंजीनियर क्यों जाते हैं? देखें ना, रूट कॉज पे जाएं आप उसामा, वो इसलिए जाते हैं जो रीजंस अभी हमने एन्यूमरेट किए हैं। सोशल स्टेटस, एक डॉक्टर जो है उसका स्टेटस और एक असिस्टेंट कमिश्नर का स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है ना, या एक एएसपी या डीएसपी का स्टेटस और एक इंजीनियर का, जो कि चाहे कितना ही ज़हीन फतीन एक ब्रिज बना रहा हो, एक एएसपी आके तो उसको पकड़ के हथकड़ी लगा के 2 चुपड़े लगा के थाने में बंद कर देगा, क्योंकि आर्बिट्ररी अनअकाउंटेबल पावर है। तो एक तो ये है इशू पावर और स्टेटस का। दूसरा ऑब्वियसली वो है इशू जर्नलिस्ट की आप बता रहे थे। हाँ, कि मैं वही आपको तो रूट कॉज जो है कि वो क्यों स्पेशलाइज्ड लोग सिविल सर्विस में जाते हैं, वो इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पे वो जाके कोई उन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं, वो सोशल स्टेटस के लिए जाते हैं। ठीक है ना, एक करियर के लिए जाते हैं जिसमें सोसाइटी में उनको वो जगह मिले। लेकिन वो जब चले गए हैं तो कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि जो जर्नलिस्ट हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से अब शोबे ऐसे हैं कि वो स्पेशलाइज्ड लोग ही हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता है कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने जो अपना सिविल सर्विस रिफॉर्म प्रोग्राम दिया था, उसमें उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड कैडर की बात की थी कि वो 19 ग्रेड के बाद स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो और बाहर से भी लोगों को प्राइवेट सेक्टर से लाया जाए और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में इंडक्ट किया जाए। और दूसरा तरीका जो इंडिया में करते हैं वो ये करते हैं कि जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको आप एक पॉइंट के बाद उनको ऑप्शन दे देते हैं कि आपने या तो इस स्टेट में रहना है, राजस्थान स्टेट में रहना है, या आप दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री में या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में चले जाएं, और फिर आगे आपने 10-15 साल गुजारने हैं ताकि वो सीखें और सीनियर लेवल्स पर वो एक्सपर्ट्स बन जाएं। तो हमें भी अब उस तरफ जाना होगा, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है ये बिल्कुल फेल हो चुका है, स्पेशली जो स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज़ हैं। पेट्रोलियम का मैंने जिक्र किया, फाइनेंस का आप देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज को देख लीजिए,
यू नो ये प्रोविंस लेवल के ऊपर अर्बन प्लानिंग, प्राइमरी हेल्थ, टर्शरी हेल्थ, प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये सब चीज़ें जो हैं ये स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, एंड यू हैव टू हैव स्पेशलिस्ट्स रनिंग देम. सर टॉपिक ऐसा है कि आई थिंक इसमें तो और भी काफ़ी सवाल निकलेंगे, बट आई वुड लाइक टू ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस. अस्सलाम वालेकुम सर, टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा सिमिलर है. व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय सीएस ऑफिसर टुडे? ये तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से देयर आर मेनी चैलेंजेस. आई थिंक obviously the first challenge that they face is that you know they are supposed to deliver in a system which is very inefficient, which is very corrupt, and which is subject to political compulsions, you know. So many time young officers, when they enter the civil service, you know, even when I entered the civil service, or up to I believe it's even worse, they have to pander to many different interests, their bosses, political bosses. Sometimes they're asked to do wrong things, so that's a complication. So that's one. The second is obviously depends which service we are talking about, because it's a broad question. So the issues with PAS would be different from police. The issues in, let's say, railways would be different from postal services. But yeah, generally that's they have to navigate in a system which is really broken. थैंक यू सर. Good question. जी. अस्सलाम वालेकुम सर. अच्छा. सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे पर्सनल है. दैट इज़ के फ्रॉम आपके एचएसओनियन बैकग्राउंड, फिर माशाल्लाह आप यू नो रहे हैं पाकिस्तान के जो जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस उनके बेटे रहे. फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेड यू टू कम फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, और वाज इट योर पर्सनल चॉइस ईदर टू जॉइन और टू लेफ्ट? टॉप टू द बॉटम यानी कि आप समझते हैं कि सिविल सर्विस को छोड़ना बिल्कुल बॉटम? मेरा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसमें एलैबोरेट करता हूं. हाँ, एलैबोरेट कीजिए. इन द बिगिनिंग व्हेन यू स्टार्टेड द कन्वर्सेशन आपने ऐड ऑन किया था कि या तो डॉक्टर इंजीनियर्स, उसके बाद सीएसएस, फिर लास्ट में जर्नलिज्म, बिकॉज राइट नाउ एज अ जर्नलिस्ट आप सर्व कर रहे जी हैं. जी. देखिए ऑब्वियसली बिल्कुल सही है. क्यों देखिए लास्ट में दो बातें हैं. आपके सवाल के दो हिस्से हैं. पहला तो ये कि क्यों देखिए लिमिटेड चॉइसेस होती हैं. जब हम थे तो वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट दैट डेवलप्ड, इट वाज डेवलपिंग. ये ज़्यादा हुआ है 90s, लेट 90s से जनरल मुशर्रफ के दौर में 2000s में टेलीकॉम सेक्टर, मीडिया प्राइवेटाइज हुआ, डीरेगुलेट हुआ, सर्विस इंडस्ट्री बढ़ी. ये सारी आईटी का जो काम है ये इसका पिछले 20 सालों में ये सारा एक्सपैंड हुआ है. तो उस वक्त ये नहीं होता था. लेकिन वो मैंने आपको इसलिए कहा कि जर्नलिज्म इसलिए चूज़ करते थे उस ज़माने में क्योंकि उस ज़माने में बहुत लिमिटेड होता था, प्रिंट जर्नलिज्म होता था. ये 2002 के बाद जर्नलिज्म का भी शेप बदला, बिकॉज यू सडनली हैड एन एक्सप्लोजन ऑफ टीवी चैनल्स, प्राइवेटाइजेशन हुई, उसमें कैपिटल इंजेक्ट हुआ, उसमें स्टेट का भी कैपिटल गया और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ी. ठीक है ना. अगर पहले लेट्स से साल में 50-100 नौकरियां बन रही थी तो अब 5000 नौकरियां, बिकॉज यू हैड अबाउट 90 चैनल्स 24/7. लेकिन मैं जर्नलिज्म मैंने चूज़ इसलिए नहीं किया था कि मैंने ये देखा कि मैंने इसको इसलिए अपनी एक पर्सनल चॉइस थी क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड इन, आई यूज्ड टू राइट इवन जब मैं सर्विस में था. और मैंने अपना जो नाम भी इसीलिए थोड़ा चेंज किया था बिकॉज सिविल सर्विस में अलाउ नहीं होता, आपको इजाज़त लेनी पड़ती है लिखने के लिए. पहले 6 बॉसेस से अप्रूवल लें और फिर आपको अखबार में आर्टिकल दे सकते हैं. तो आई वॉन्टेड टू राइट एंड आई वॉन्टेड टू एक्सरसाइज माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. और आई थॉट कि यू नो मे बी वो इफ़ आई जॉइन द मीडिया इंडस्ट्री तो मुझे वहाँ पे वो मिल जाएगा, इसलिए मैंने स्विच किया था. लेकिन उसके साथ मेरा वो फुल टाइम, अब यही प्रॉब्लम है कि अब मैंने बहुत सारे अरसे से since the last 15 years or so or more actually, I have had multiple careers at the same time. So abhi bhi I teach full time. I also am in media. I'm also part of 2 or 3 think tanks. तो इस तरह से चलता है. अस्सलाम वालेकुम सर. जैसे कि आपने बोला कि इंग्लिश हमारी अभी भी जो
कौम समझती है कि गुलामों की एक निशानी है कि हम अंग्रेजी पे इतना फोकस करते हैं, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इंग्लिश इज लिंगुआ फ्रैंका। आपको नहीं लगता कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है सोसाइटी का रादर देन ड्रॉबैक हो? सो आई थिंक पॉजिटिव फैक्टर तो ये तब होगा कि व्हेन इट इज अवेलेबल एंड एक्सेसिबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है ना, अभी पीपल हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश और स्पीक इंग्लिश इन पाकिस्तान कितने होंगे? सामा तुम बताओ, बड़े तुम डेटा डेटा मास्टर लेस देन 5% सर। less than 5%. Any others? I believe it's less than 1%. ठीक है, Pakistan is what, 250 million people? Yes. Okay, and if you look at the circulation of all English language newspapers, it is no more than 3 or 4 lakhs. I'm being optimistic. ये पेपर पे numbers हैं, हकीकत में इससे भी कम है। जी सर। हकीकत में 15-20 हज़ार होती है तो उसको लाख दिखाते हैं ताकि कोटा मिल जाए, इश्तिहार मिल जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह आप बुक्स देख लीजिए और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स देख लीजिए, वो अगरचे कि उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। तो बात ये कि अगर 2 या 5% मान लेते हो सामा की ऑप्टिमिज्म, 5% की जो लैंग्वेज स्किल्स है वो बाकी 95% पे क्यों इम्पोज हो? क्योंकि बाकी 95% जो है दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज, दे हैव नॉट बीन गिवन गुड और इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो आपको और मुझे मैसर आ गई। ठीक है ना, आई एम श्योर आपकी इंग्लिश अच्छी, आप प्राइवेट स्कूल में गई होंगी, बहुत से लोग नहीं जाते। तो फिर ये तो इस एग्ज़ाम में और पब्लिक सर्विस के कंपटीशन में एक इनहेरेंट इम्बैलेंस है जी। क्लास, लैंग्वेज, पहले जेंडर का होता था, अब नहीं होता। ठीक है ना, अब यू लकी, तो पहले तो पुलिस में ख़वातीन आती नहीं थी, यंग इवन पास में भी नहीं आती थी, अब बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं हर सर्विस में। तो ये वक्त के साथ साथ, लेकिन इसीलिए एक पूरा आर्ग्यूमेंट है कि CSS का इम्तहान जो है वो अंग्रेज़ी और उर्दू में दोनों में होना चाहिए अवेलेबल, ताकि लोग जो हैं वो, मेरा उस पर थीसिस ये है कि उर्दू में भी कर लेंगे, फिर उर्दू में लोग फेल होंगे 90%, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन सिस्टम में उर्दू भी नहीं सिखाते सही लिखनी। लेकिन सर इंटरव्यू में तो ऑप्शन होनी चाहिए, ये तो हम काफ़ी पूरी दुनिया में होती है, लाइक जहाँ जहाँ है सिविल सर्विसेज। देखिए इंटरव्यू में बिल्कुल बेकार से दोनों में होना चाहिए जी। दोनों में होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए जी, क्योंकि उर्दू भी बोलनी है, उन्होंने अंग्रेजी बोलनी है। फ़र्ज़ करें कि फ़ॉरेन ऑफिस के लिए जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और अगर वो उन्होंने 1-2 साल के बाद जाके मुल्क को रिप्रेजेंट करना है जी, UN में जाकर, फॉर एग्जांपल UN के ऑफिशियल से मिल रहा है और वो अंग्रेजी में नहीं बात कर सकते, तो इट्स अ प्रॉब्लम। जी, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई वो है एक एक्सक्लूजन का रास्ता होना चाहिए, बट इट्स अ प्रॉब्लम। सो ये क्लास डिवाइड का इशू है, कॉलोनियल। और क्यों है? क्योंकि कॉलोनिस्ट ने यही तरीका किया था कि उन्होंने छोटी से इंडियंस के तबके को अंग्रेजी में तालीम दी, अंग्रेज़ी सिस्टम, वैल्यूज़, इक़दार, कांटा छुरी छलाना सिखाया और उनको अपना वारिस बनाकर छोड़ के चले गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको वो उसी तरह मेंटेन रखा हुआ है। छोटा सा एलीट क्लब है वो सिविल सर्विस का, जिमखाना का जहाँ पे, और वो या ये अब तो GR1 में कौन सी मेस है वो क्या कहलाते, सिविल ऑफिसर्स क्लब है, तो हाँ PCOM, तो वो एक रखा हुआ है उन्होंने पूरा लिमिटेड, जिसे कहते हैं ना एक नेटवर्क। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। वरना लिंगुआ फ्रैंका ठीक है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ नॉलेज और सबको सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से मार नहीं खानी चाहिए। CSS में फेल नहीं होना चाहिए कि अगर आपने ऐसे फेल कर दिया तो नॉनसेंस है। अस्सलाम वालेकुम सर, एज वी ऑल नो कि ब्यूरोक्रेसी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और उसके साथ सर्विस डिलीवरी का है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स हमने देखा है कि इन दोनों चीज़ों में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है। तो इसकी प्राइमरी रीज़न क्या है कि अच्छे ऑफिसर्स आना बंद हो गए हैं, या जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो स्ट्रक्चर और जो पॉलिटिकल बैरियर्स बने हुए हैं उनको ओवरकम कर नहीं पाते? इस पे ज़रा आप बता दें। थैंक यू। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बड़ा पेचीदा ब्रॉड क्वेश्चन है। देखिए, अच्छे ऑफिसर्स तो आ रहे हैं, यकीनन हर साल नौजवान आते हैं, आइडियलिस्टिक भी होते हैं, दे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हैं माशरे में। इतना सिलेक्शन का प्रोसेस इतना रिगरस होता है
कि अगर आप रिटन पास करते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो एक पूरे फिर ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता है। तो ये बात तो नहीं है कि अच्छे ऑफिसर नहीं आ रहे, ऑफिसर बिल्कुल आ रहे हैं अच्छे, बस ये है कि सिस्टम जो है वो डिसफंक्शनल हो चुका है। जो सिस्टम जिसके तहत पब्लिक सर्विसेज दी जाती हैं, और कौन सी पब्लिक सर्विसेज की हम बात करें फोरमोस्ट क्या होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, और क्या उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, और पब्लिक गुड्स जो होती हैं वो बिल्कुल डिसफंक्शनल तरीके से मैनेज हो रही हैं। और उसकी एक वजह यह है कि ये सारी चीज़ें जो है ये मोस्टली लोकल गवर्नमेंट्स को हैंडल करती हैं दुनिया भर में। जहाँ जहाँ आप देखें कि चाइना को देख लें, हम उनका जिक्र करते हैं, मैं वेस्ट का नहीं एग्जांपल दे रहा, मैं चाइना का दे रहा हूँ इसलिए कि ताकि वो आप ये ना कहें कि आई एम गिविंग बाय, लोग कहते हैं जी वो यूरोप दी गल्ला छड्डो, आप किससे एग्जांपल कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसी बातें करते हैं, सिविल सर्वेंट्स सही नहीं है जब उनसे करें ना। तो बात यह है कि चलिए उनको, चाइना भी हमारे साथ ही हुआ था, मलेशिया भी हमारे साथ इंडिपेंडेंस उसको मिली थी, श्रीलंका को भी मिली थी। श्रीलंका में क्यों 100% लिटरेसी है? 1949 में वो बना है, हम 47 में आज़ाद हुए हैं। साउथ कोरिया क्यों इतना आगे निकल गया पाकिस्तान से? वियतनाम क्यों आगे निकल गया है? सिंगापुर क्यों आगे निकल गया है? थाईलैंड क्यों आगे निकल गया है? हत्ता कि हमारा जो पड़ोस है इंडिया, whom we love to hate, वो लिटरेसी में कहीं ज़्यादा आगे है। इंडियन जो मुस्लिम है, जब जिनका हम हर वक्त रोते हैं कि जी इंडियन मुस्लिम तो बड़ा जुल्म हो रहा है, उनकी ओवरऑल लिटरेसी पाकिस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स। तो पब्लिक सर्विसेज मैसर हैं, वर्क कर रही हैं, और यहाँ पर जब तक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं होगा और लोकल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उस वक्त तक पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माय क्वेश्चन इज़ कि जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो 19वीं सेंचुरी का जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था उस पर रिलाई कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू एड्रेस 21st सेंचुरी प्रॉब्लम्स विद इट। एब्सोल्युटली। अब सेकेंडली जो कैडर्स की बात की है आपने कि स्पेशलाइज्ड कैडर्स होने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दें, क्योंकि आई एम अ डॉक्टर, तो मैं हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप कर रहा था जिना हॉस्पिटल में, तो मैंने बड़ा अजीब सा वाकया देखा कि हेल्थ सेक्रेटरी आए थे वहाँ पर, जो हमारे हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर्स थे, लाइक द वंस विद सुपर स्पेशलाइजेशंस, उनको वो डिक्टेट कर रहे थे कि हॉस्पिटल कैसे चलना चाहिए। तो एंड मैंने उनके बारे में सर्च किया हेल्थ सेक्रेटरी के बारे में, and no disrespect to anyone from arts, but he was specialized, he had done BA English. So what on earth a person with BA English is dictating a person with lifelong career as a doctor? That's a great question। और उसमें वही जो उसामा ने बात किया था कि जर्नलिस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो होती है ना, पहले इसका नाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। सो आइडिया ये होता है कि उनकी ट्रेनिंग से और फील्ड में काम करने से उनको मैनेजमेंट के स्किल्स मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि फिर वो डिपार्टमेंट भी मैनेज कर लेते हैं, मिनिस्ट्री भी मैनेज कर लेते हैं, अस्पताल भी मैनेज कर लेते हैं। थेरी तो ये है, लेकिन मसला ये कि ये सिर्फ थेरी है। हाँ, प्रैक्टिस में द वर्ल्ड इज फार टू कॉम्प्लेक्स। नाउ हॉस्पिटल्स जो कि 1888 में होगा और 2026 के अस्पताल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। जितनी एडवांसमेंट्स हुई हैं मेडिकल साइंस में, जितना ह्यूज पेशेंट इनफ्लो है, क्या होता है, OPT होता है, उसका जो नंबर्स हैं, और जितनी कॉम्प्लिकेशन अब और पेचीदगियाँ आ गई हैं इवन इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली अ जर्नलिस्ट इज़ नॉट वेल ट्रेन्ड to handle that. Therefore, the secretary, whoever it is, should have refrained to meddle into the hospital affair. उसको ये कहना चाहिए था कि जी हमारी गवर्नमेंट के ये टारगेट्स हैं, और जो आपका MS है जिना हॉस्पिटल का और उसकी टीम है वो ये टारगेट्स पूरे करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ सेक्रेटरी के ऊपर होती है पॉलिटिशियन, चीफ मिनिस्टर है, जिससे कहोगा सेक्रेटरी साहब आप जाएं और जिना हॉस्पिटल में ये करा के आएँ। अब वो कोई सेक्रेटरी आके वहाँ पे हुक्म और धमकी नहीं चलाएगा तो मैडम फारिग कर देंगी उसको। तो वो तुम्हारी गल मन्ने या मैडम की गल मन्ने,
ऑब्वियसली मैडम की मानेगा क्योंकि उससे भी नौकरी बरकरार रखनी है। हेल्थ सेक्रेटरी निकाल के ओएसडी लगा दिया तो सारी गाड़ियाँ बंगला सब चला जाएगा, तो क्या करेगा फिर वो। तो ये सिस्टम की इश्यूज हैं, इसलिए स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है। हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी हेडेड, हेल्थ सेक्रेटरी शुड बी अ पर्सन विद हेल्थ बैकग्राउंड, पीरियड। इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। और उसमें आप काफी देर से एग्जाम करवा लें, कंपेटिटिव प्रोसेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे कि हमारा आज टॉपिक है क्या पाकिस्तान में सिर्फ CSS ही रह गया है। तो देखा जाए तो करंटली जो पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं वो हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले, कि माइट इज राइट होगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लॉज भी पास हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में जो इस चीज की मैनिफेस्टेशन देते हैं कि आप अगर आपके पास पावर है, पावर ड्रिवन सोसाइटी है हमारी, अगर आपके पास पावर है तो आप सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो आपको किसी काल कोठड़ी में लगा के बंद कर दिया जाएगा। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? हमारे पास क्या अल्टरनेटिव्स आ सकते हैं इस चीज़ को टैकल करने के लिए? सही है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि जैसे आपने कोट किया कि स्टूडेंट सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं US में, UK में, तो उससे डाइवर्सिटी आ जाती है मार्केट में, जी, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के बच्चे आ जाते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटीज इंजीनियर्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं, डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन उनका एक कोई डायरेक्शन नहीं। हाँ, तो हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं डिस्पाइट कि हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहले वाला जो ये वाला मैं पहले एड्रेस करता हूँ क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है आपका पहले वाला, और उसके कुछ सवालात होते हैं, कहा जाता है उनके जवाब नहीं होते। कनंड्रम एक लफ्ज़ होता है अंग्रेजी का, राइट, फिनोमेना होता है। सो वो आपका पहला सवाल नहीं था, कनंड्रम है वो कि पावर्स सर्वाइवल ऑफ, देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो तो ह्यूमन स्पीशीज़ की कहानी है, ठीक है ना। वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, दुनिया में हर जगह यही आलम है और नेचर का यही प्रोसेस है। लेकिन कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बहुत अहम हो गया है कि हम अपनी जो हायर एजुकेशन है उसको री इमेजिन करें, रीथिंक करें, बिकॉज ये धड़ाधड़ डिग्रियाँ जो अब आ रही हैं, देखिए ना, प्राइवेट कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पर्टिकुलरली वो मैथ्स डिग्रीज दे रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, चार्टर्स दे दिए हुए हैं। अब उनकी कोई क्वालिटी का हमें पता नहीं है, क्या वो सब्जेक्ट्स जो पढ़ा रहे हैं वो मार्केट में उनकी डिमांड है कि नहीं है, क्या एक BA करके या MA करके आपको नौकरी अश्योर्ड है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इवन इंजीनियर्स की नहीं है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि वी हैव टू थिंक, रीथिंक कि किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, और फिर जब स्टूडेंट्स आ जाएं, एनरोल हो जाएं, उनको किस तरह से डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स अ करियर पाथ। अगर एक इंजीनियर है उसकी स्पेशलाइजेशन, उसमें भी स्पेशलाइजेशन होती हैं, राइट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, सिविल, ये वो, तो आप उनको किस तरह से करें और आप मार्केट को देखें कि मार्केट में क्या सूरत हाल है, उसके मुताबिक आप कोटास फिक्स करें फिर इंजीनियरिंग स्कूल्स जो है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं हो रहा है। इवन मेडिकल कॉलेजेस जो है प्राइवेट सेक्टर में वो भी धड़ाधड़ खुल गए हुए हैं, और यही वजह है कि एक पूरी ट्रेनिंग खेप तैयार हो रही है जो कि बाहर अब जा रही है, अमेरिका, UK, आयरलैंड, पता नहीं कहाँ जहाँ उनको वीज़ा मिल रहा है। डॉक्टर्स आर लीविंग बिकॉज उनकी डिमांड भी है, नर्सेज आर लीविंग, नर्सेज की भी शॉर्टेज है पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें ये यूनिवर्सिटीज़ का तालीमी इंतज़ामी, इसलिए आप जब सिविल सर्विस में आएंगे, सेक्रेटरी एजुकेशन बनेंगे, फिर आप डंडा चलाकर ये नए इस्लाहात नाफिज करवाइएगा आने वाले सालों में। अच्छा, तो जो पहले वाला देखिए वो कैसे, वो आई हैव नो आंसर कि पावर को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। कहा यह जाता है कि दौलत अब एक नया मेट्रिक है पावर का। पहले तो सिर्फ डंडे की पावर जो थी वो चलती थी, अब पाकिस्तान में पीपल हु हैव मनी कैन बाय एनीथिंग, ये हरफे आम में बात होती है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें इस तरह से आपकी एज में दुनिया को ऐसे नहीं देखना चाहिए। आई एम अ बिट कंसर्न्ड एंड वरिड कि हाउ ओल्ड आर यू, 20 समथिंग, 28, तो 28 साल तो बड़ी आइडियलिस्टिक उम्र होनी चाहिए। आपको एक ज़िंदगी में गुलजार और बहार दिखाई देनी चाहिए। आप देख रहे हैं कानून पास हो रहे हैं, पीका लॉ लग रहा है, वो जंगल का कानून है, तो ज़रा आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही अखबारात पढ़ना छोड़ दें ये वाले ऐसे मौजूआत, सिर्फ वो पढ़े जो CSS से मुतल्लिका हैं
क्योंकि इट इज़ अफेक्टिंग योर व्यू। आई डोंट थिंक कि इतना भी कोई ड्रेकोनियन और ड्रास्टिक काम हुआ है पाकिस्तान में। कितने लोग अंदर होते हैं इन ड्रेकोनियन कवानीन में, मुट्ठी भर लोग होते हैं। लाहौर में कितने केस रोज होंगे, 50 होंगे, करोड़ों की आबादी है। ऐसी बात तो नहीं है ना। लेट्स बी फेयर एंड लेट्स बी रीजनेबल इन आवर एनालिसिस एज वेल। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती है, स्पेशली एट योर एज। मे बी एट माई एज यू कैन बिकम लाइक दैट। Assalamu alaikum, sir. Sir, while everyone is talking about corruption and glorification of power, I want to ask you, don't you think कि हमारे school system से लेके अभी तक हमारे जो thought process है उसको रोका गया है? Like instead of trying to make us someone who asks questions or like question about things, we are taught to respect and understand or oblige to things or be obedient towards Yes. things. So my question is कि don't you think कि ये हमें बचपन से ही हमारे अंदर ingrain की जाती हैं सारी चीज़ें, and इसमें corruption का कसूर नहीं है, glorification का कसूर नहीं है, it's just something that has been ingrained in us from our childhood. ये बहुत अच्छी आपने बात कही है और मेरे ख्याल से आई एग्री विद यू। जो पहला पार्ट है कि ये जो ओबीडियंस का कल्चर है और हमें क्वेश्चन करना नहीं सिखाया जाता स्टूडेंट्स को यंग एज में। घर में भी वही देखिए ना स्ट्रक्चर्स। वी आर एन अथॉरिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। घर में जो होता है ना, पेट्रियार्क बाप का डंडा चलता है। अगर बाप ने तो बड़ा भाई है और आप उनके सामने आपको उनकी हर बात माननी पड़ती है। फिर स्कूल में उस्ताद होता है, मदरसे में मौलवी साहब होते हैं, घर में कारी साहब भी आते हैं, फिर आप बाहर जाते हैं। हर स्ट्रक्चर में यू हैव टू सबमिट। फिर जो सिस्टम है लर्निंग का, वो रोट लर्निंग का है। वो एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है, एक आर्टिस्ट है सबा हुसैन यहाँ लाहौर की, तो वो उनकी एक फेमस पेंटिंग थी बड़ी सी कि जहाँ पे तोते जो है ना वो बेसिकली पढ़े हैं। सो तोते तैयार किए जाते हैं इन रटा, ठीक है ना आपके। तो वो सिलसिला जो है उसमें फिर यू एक्वायर ये जो रिसीव्ड विजडम या पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ है वो आप में इनग्रेन हो जाता है। आप उसको क्वेश्चन करने की सलाहियत ही नहीं, आप या इजाज़त ही नहीं होती सलाहियत। वो भी एक ट्रेनिंग होती है ना, तो वो नहीं होती। तो फिर आप क्या सीखते हैं? फिर आप ये पावर वर्शिप कल्चर सीखते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं कि सब ऐसा कर रहे हैं, आई मस्ट ऑल्सो डू दैट। दौलत वर्शिप अब स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान में, वो भी होती है, ठीक है ना। अभी आपने देखा नेपाल में जो ये अभी सोशल मूवमेंट हुई थी जिसमें नेपाली गवर्नमेंट को गिराया गया, वो इसलिए थी कि बहुत सारे ये जो बच्चे थे एलीट के, वो अपने लाइफस्टाइल्स को फ्लॉन्ट कर रहे थे। अपने यॉट्स, अपने घर, अपने ट्रैवल्स, अपने डिज़ाइनर जूते, कपड़े, और बाकी लोग देख के उसको उनको गुस्सा आ रहा था। जो मेजॉरिटी है, ह्यूज मेजॉरिटी पाकिस्तान में, तो फिर इट्स वी हैव अ बिग मिडिल क्लास। नेपाल जैसे मुल्क में तो बहुत टाइनी वो था, बाकी वो बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक गैप है, तो वो उसे गुस्सा आ रहा था। तो ये भी एक्वायर्ड होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही वजह है। आई थिंक वो जो ओरिजिनल वजूहात हैं वो भी अपनी जगह हैं। पावर वर्शिप और पावर की एक सबमिशन जो है, ठीक है ना, वो इसीलिए ये वैल्यूज़ जो है, हमने ये बात की थी कि पंजाब में ज़्यादा क्यों है सीएसएस का क्रेज़, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में पावर की डायनामिक्स इस तरह से कि पावर सबमिशन का कल्चर ज़्यादा है और लर्नड है और ओबीडियंस का नतीजा है। वेल पुट। लेकिन सीएसएस के इंटरव्यू में ऐसी बातें ना करना, वहाँ पे कहना सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। Assalamu alaikum, sir. Sir, following your life story in the podcast, you had mentioned that you were able to make significant developments while pleasing the political masters. So, no, I mean, I want to ask that, was there ever a case where you had to navigate the political influence due to a dissent, and is it possible? Because being a woman and my father has like greatest concerns about this, और I think दूसरे female aspirants के भी होंगे, तो I just want you to debunk this. Is it a public consensus या इसमें कोई आप जाहिर है you have been to the other side? देखिए ये सिविल सर्विस की करियर इसीलिए अच्छा है और इसीलिए बहुत सारे आप लोग उसको फॉलो करें। अदर देन ऑल द प्रेस्टीज एंड social status, think that you can actually do some contribution to the society
बिकॉज स्टेट का रोल इतना बड़ा वाइड है और इतना डीप है हिस्टोरिकली कि उसके बगैर कोई चेंज आती नहीं है, कोई पॉलिसी की चेंज नहीं आती, इवन लोकल लेवल पे चेंज नहीं आती, हर जगह कहीं ना कहीं स्टेट का इंटरफेस होता है। तो उस लिहाज से जो मैंने अब मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस है, देखिए मैंने बहुत ज़्यादा तो सिविल सर्विस में सर्व नहीं किया, 10 साल ही किए थे, तो उसमें जो बहुत सारे इंस्टेंसेस जो थे उसमें आई वॉज लकी कि जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, पहली बार बने थे, और वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव थे उस वक्त। एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग एंड वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी कीन टू डू समथिंग। तो एक अच्छा उनकी वजह से मुझे एक सपोर्ट मिल रही थी टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे मैं पॉलिटिकल प्रेशर को नो कर सकता था। लोकल एमपीएस और एमएनएस को कि वो आके उलट बात कहते थे कि इसको हाथ ना लगाओ, ये ना तोड़ो, इसके खिलाफ कार्रवाई ना करो, इसको ना निकालो, वो हर धमकियाँ भी देते थे आके। बट यू कुड वॉट दैट ऑफ बिकॉज आई वुड से कि जी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है, अगर आप ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे तो मैं चीफ मिनिस्टर को बताता हूँ, ठीक है ना। तो वो आप इस तरह से नेविगेट कर लेते हैं, लेकिन ये हर वक्त मुमकिन नहीं होता। हर बार यू डोंट फाइंड अ गुड पॉलिटिकल बॉस और अ गुड पॉलिटिशियन, सो यू हैव टू डील वेरी केयरफुली। नंबर 1 तो ये हिस्सा था। सो उसमें फिर वक्त के साथ साथ यू ऑल्सो लर्न स्किल्स ऑन हाउ टू नेविगेट, और उसमें सबसे बेस्ट स्किल ये कि आप अगर अपने लॉज को, रूल्स को, अपने काम को जानते हैं या जानती हैं, तो यू विल ऑलवेज have an edge compared to a politician who is not well versed in the art of bureaucratic management. तो आपकी जो काबिलियत है और सिविल सर्विस में आकर जो कुछ आप सीखेंगे वो आपकी जैसे कहना चाहिए ताकत का एक सोर्स होगा। पहली तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने कही कि फॉर विमेन ऑफिसर्स, देखें आई नो मेरे भी बैच में पीएस में देवर 4 फीमेल ऑफिसर्स, उस ज़माने में 3 थी कि 4 थी, एंड देन लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ा। अभी तो बहुत सीनियर लेवल्स के ऊपर, सेक्रेटरी लेवल के ऊपर बहुत सारी ख़वातीन ने सर्व किया है। ये राबिया जवेरी जो थी फेडरल सेक्रेटरी थी, अब वो रिटायर हो गई, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो सरबराह हैं। एक और थी कैबिनेट सेक्रेटरी थी, सबसे पहली फर्स्ट वुमन कैबिनेट सेक्रेटरी, वेरी गुड एंड इफेक्टिव ऑफिसर, नाम मेरे जहन से निकल रहा है पता नहीं क्यों। तो एंड काउंटलेस अदर एग्जाम्पल्स। सो आई थिंक कि अब कल्चर बदल रहा है। विमेन आर बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर्स एंड आई थिंक चेंजिंग सोसाइटी। मेरे ख्याल से जो मैंने सबसे पॉजिटिव चेंज अपने लाइफ टाइम में पाकिस्तान में देखी है वो ये देखी है कि जितनी ज़्यादा ख़वातीन पब्लिक लाइफ में अब नज़र आती हैं, पहले नहीं आती थी। अभी ये एकेडमी में हम बैठे हुए ना, तो आप लोग मेरे ख्याल से आधी तकरीबन विमेन रफली, मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन जब मैं इम्तिहान दे रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे ख्याल से जिसे पंजाबी में कहते हैं टावी टावी लड़कियां थी, ठीक है ना, 2-3, बाकी दे वर ऑल मैन। सो इसका ये मतलब है कि लॉट ऑफ यंग विमेन हैव कम इनटू हायर एजुकेशन। उनके पेरेंट्स ने उनको इनकरेज किया है कि जाके इम्तिहान दो, एकेडमी में जाओ, उनको वो सपोर्ट मिल रही है। यकीनन बहुत सारे आप में से खुद आती होंगे या इन ड्राइव पे आती होंगी या वॉक करके आती होंगी, तो उनको मोबिलिटी का भी एक एडवांटेज मिल गया है, पहले नहीं होता था। तो ये बल्कि मुझे याद है कि इंतज़ार हुसैन हमारे बहुत मशहूर अदीब होते थे, आप पता नहीं कितने लोगों ने नाम सुना होगा, वाज अ ग्रेट राइटर। तो इंतज़ार साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी, मतलब थी, तो उनके साथ बहुत वक्त बिताया हमने। तो वो कहा कहते थे कि मैंने 2 ही कुव्वतों को देखा है पाकिस्तान में, 2 ही कुव्वतें ऊपर गई हैं, एक मुल्ला को और एक औरतों को। तो कॉन्ट्रडिक्टरी है बात, लेकिन वो हर वक्त वो, क्योंकि अब आप हायर एजुकेशन में देखें, पब्लिक अभी तो स्टोर्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल वर्कर्स होती हैं। हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप बिल्कुल भी नहीं होती थी, इट वाज ऑल मेल। बस सर्विसेज, काउंटर्स, पब्लिक काउंटर्स। तो इसलिए मेरे ख्याल से कल्चर बदल है, लेकिन अभी भी आपको ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल आएंगे। देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द सिविल सर्विस, क्योंकि वो जो क्लब है, छोटा एलीट क्लब है, वो ऑल बॉयज़ क्लब है। उसको तोड़कर आप लोगों ने जाकर ना उसको मिक्स क्लब बनाना है और उसमें गर्ल्स का भी जो है बीच में हिस्सा लेकर आना, तो वो दैट इज़ अप टू यू। लेकिन आई थिंक बाय द टाइम यू कम टू सीनियर लेवल्स इट विल चेंज।
आई एम होपफुल. आई थिंक सोसाइटी का अपना डायनामिज्म भी होता है ना एक. फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज कि हमने बात की कि पैस और पीएससी में बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं, राइट? डू यू नॉट थिंक कि हमने सोसाइटी को इस तरह का बना दिया और सीएसएस के स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया कि लोग उधर जाना चाह रहे हैं बिकॉज इट ओनली रिवॉर्ड्स दोज इन दोज पोजीशन. सोसाइटी में भी फिर मेरिट पे भी कहते हैं कि वही आते हैं. एंड देन द सेकंड क्वेश्चन आई हैव इज कि वी टॉक्ड के सीएसएस में पैसा भी और पावर भी है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग पैसा तो नहीं लीगल है. मीन्स के थ्रू तो नहीं है. हाँ. तो डू यू नॉट थिंक कि जब तक हम लोग इन दोनों चीज़ों के एक्सपेक्टेशन से सीएसएस में जाएंगे तब तक ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स रहेंगी? एब्सोल्युटली, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि हाउ टू फिक्स द सिस्टम. एब्सोल्युटली, ये जब तक, चलिए ठीक है, पावर की या स्टेटस की बात तो समझ आती है. एवरीबडी वांट्स अ गुड करियर. ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर की एक शक्ल है, एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का. देखे ना, ये जो भी भाई बात करे थे, आपका नाम नहीं मुझे पता, कि कानून में लोग पकड़ लेते हैं पावर में, तो वो डिग्निटी को ट्रैम्पल करते हैं ना, ह्यूमन डिग्निटी की. पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम है कि आप किसी, कोई जो बेचारा जिसके पास कोई गरीब हो या डिस्पोजेस्ड हो या मार्जिनलाइज्ड हो, उसको तो हर कोई ट्रैम्पल करता है. तो वो ह्यूमन डिग्निटी हर एक की एक एस्पिरेशन होती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन ये जो पैसे का चक्कर है, इससे तो उसको बिल्कुल परवर्स कर दिया है सिस्टम को. तो मेरे ख्याल से ये चेंज करने की ज़रूरत है, और ये भी एजुकेशन से चेंज होता है. ठीक है ना. अब एजुकेशन सिस्टम में अगर असातिज़ा जो है, यूनिवर्सिटी का माहौल जो है, वो इन चीज़ों को रीइंफोर्स करेगा कि भाई तू तो कस्टम्स में जाई बड़े पैसे बनाएगा. ठीक है ना. मैंने देखा इस तरह के टीचर्स भी ऐसी बातें करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा काम. इसी तरह जो है ब्रूट पावर को, यदि पुलिस किसी को डंडे, आपको मैं बताऊं कि जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तो उस वक्त आई वाज 26 या 27. तो जो मेरा गार्ड था, हम एक बार एक इंस्पेक्शन के लिए गए एक बाज़ार में. ये जो आजकल रेडियाँ शेडियाँ नहीं हटाते कि जी वो इंक्रोचमेंट्स को, ये हमेशा से पॉलिटिशियंस का ऑब्सेशन था. तो हमें भी ऑर्डर आया था कि जी बाज़ार को क्लियर करवाएं. तो हम वहाँ गए पहले मुआयना करने के लिए. तो वो एक टांगे वाला आगे आ गया. तो जो मेरा गार्ड था पुलिस वाला, उसने निकल के उसको जाके ना टांगे वाले को 2 थप्पड़ मारे, और उसने कहा कि तुमने शर्म नहीं आती कि तुमने टांगा यहाँ सामने एसी की गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया. अच्छा, एकदम उस वक्त मुझे काफ़ी किक मिली. ठीक है ना. आई विल बी ऑनेस्ट. मैंने कहा वाह जी वाह, बड़ी बात है, देखो जाके पुलिस वाला जाके टांगा को उठा रहा है. बट देन सडनली माई कॉन्शियंस सेड दिस इज सो ग्रोटेस्क, दिस इज समथिंग आई डोंट स्टैंड फॉर. कि आप किसी भी, एक बेचारा टांगे वाला है, उसमें घोड़ा जो है वो बिदक गया है. घोड़ा इज नॉट लाइक अ मशीन, राइट. वो भी एक इंसान तो नहीं है, वो भी इसकी इंसान लाइक ट्रेट्स है. उसका माइंड है, वॉट एवर माइंड है, उसके खौफ है, सेंसर्स हैं. तो उसको जाके वो मार रहा है. तो फिर मैंने कहा देखो, तुम्हें आइंदा ये काम नहीं करना, मेरे सामने तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारा तबादला करवा दूंगा, क्योंकि आई कैन नॉट टेक दिस कि मेरे होते हुए जाके लोगों को थप्पड़ मारे ऑन माई बिहाफ. अच्छा, फिर रेडियाँ भी उल्टा, वो बल्दिया वाले होते थे, वो जाके फिर दूसरी बार मैं गया कि चेक करने के लिए कि कौन कौन सी रेडियो को उन्होंने नोटिस दिया था. वो नहीं कहते, वो जाके ना उनकी रेडियाँ उल्टा रहे थे. अब दैट वाज आल्सो, आई डोंट नो, आई मीन द वर्स्ट थिंग आई सॉ. भाई गरीब आदमी का सामान लगा, अमरूद लगे हुए हैं या पता नहीं क्या, जो भी चने बेचते हैं, वो उसको सारा उल्टा रहे, उसका खाना ज़ाया होगा, उसकी इनकम. तो ये चीज़ें जो हैं, इनके ऊपर सेंसिटाइजेशन ज़रूरी है. और ये जो अभी जो ये टिकटॉकर्स जो बन गए हैं बहुत सारे, वो ऐसे काम भी दिखा रहे होते हैं कि जी ये क्लीन कर दिया, वो कर दिया है, जो मारपीट भी उसको. तो ये वी हैव टू वॉर्ड अगेंस्ट दैट कल्चर. तो इसलिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दैट्स हाउ द चेंज विल कम इफ़ वी स्टॉप रिस्पेक्टिंग दैट. बाकी ये आपकी बात ठीक है कि ये सिखाया यही जाता है, इसलिए हम लोग भी, मैं भी इसलिए गया था. सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है. हाँ. सर एक पाकिस्तान में जहाँ पे मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जो हम लकी इनफ है जो पंजाब में पैदा हुए हैं, मोस्टली तो पंजाब ही पाकिस्तान कंसीडर किया जाता है. तो जो सर सिंध के बच्चे हैं, जो सिंध रूरल के बच्चे जो बलूचिस्तान के हैं, क्या सीएसएस उनको हमारे मुकाबले में आने का मौका नहीं देता कि वो अपने आप को हमारे बराबर किसी चीज पे कंसीडर करें? और क्या अगर वो सीएसएस की तैयारी करना शुरू करते हैं तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है कि ये उनको पढ़ने एक तरह जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते वहां पे, उनको पढ़ाई का मौका एक प्रोवाइड कर रहा है सीएसएस. दूसरा सर, इसका नथिंग अगेंस्ट योर डिसीजन,
बट क्या ऐसे ऑफिसर्स जो जिन who were given the opportunity or a mandate for change वो सर्व करके फिर छोड़ दें, क्या उनको भी इस चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल। क्या क्या सजा देंगे आप मुझे, तजवीज़ कर दीजिए। लॉजिकल मेरा सवाल है आपसे। कि सर अगर सिर्फ 1% है जो ये कर रही है, वो क्रीम ऑफ द क्रीम होगी, चूजन पीपल होंगे जो ये कर रहे हैं, वो ये चूज करके फिर छोड़ दें, मतलब अच्छा, ना देखिए- कुछ, और उसके बाद सिर्फ जैसे आप और हम ये अभी टॉक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम उसी चीज को, कि अब हमें ये नहीं करना चाहिए, जो एक लोग जो 10 साल जिन्होंने लगाई ये करने में, बाद में वो यही कहें कि ये नहीं करना चाहिए, इजंट इट? देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो मुझे नहीं पता, ये तो पाकिस्तान का आइन जो है वो हर एक को ये आज़ादी देता है कि वो अपनी ज़िंदगी चुने, अपनी मर्ज़ी से जिए। एटलीस्ट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न टू होल्ड एनीवन अकाउंटेबल फॉर जॉइनिंग अ सर्विस और लीविंग अ सर्विस, वो तो। लेकिन आपकी वैसे बात आपकी समझ गया हूँ। पहले तो ये बात है कि फेडरल सिविल सर्विस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक फेडरल सर्विस है, और यकीनन पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और एक यूनिफाइड सिविल सर्विस जो है यकीनन एक रोल अदा करती है टू ब्रिंग द डिफरेंट प्रोविंसेस टुगेदर। लेकिन एक इसमें इशू ये भी है, और कि कोटा सिस्टम जो है वो उसके ऊपर भी एक डिबेट है। एज यू नो 50% गालिबन पंजाब का कोटा है अभी भी, और बाकी 50% जो है वो डिफरेंट रीजन्स का कोएलोकेशन है, उसके ऊपर भी एक बहुत बहस है। मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ये कोटा सिस्टम गलत है, सारा मेरिट होना चाहिए। अच्छा, सारा मेरिट होगा तो फिर पंजाब और कराची सारी सीट्स ले लेंगे, और बलूचिस्तान या रूरल सिंध या एक्स फाटा जो था होता था, या AJK या GB, उसके लोग नहीं आ पाएंगे। तो ये डिबेट एक है, ये इसको तय होना है, ये एक अनसेटल्ड इशू है। बल्कि आपको पता है कि कोटा सिस्टम जो ये था अभी है, ये इनिशियली 20 साल के लिए आया था और ये एक्सपायर कर गया हुआ है। पहले 10 साल के लिए था, फिर इसको बढ़ाया 10 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए बढ़ाया, और ये बस चले जा रहा है। इसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। लेकिन CSS ही तो सिर्फ पढ़ाई का मौका नहीं है ना यार, और भी चीज़ें हैं जो कि उनको पढ़ाई का मौका दे सकते हैं, वो डिग्री भी कर सकते हैं। अब तो सिंध में भी जा बजा यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, बलूचिस्तान में भी खुल गई हैं, तो दे कैन डू प्रॉपर डिग्रीज। मतलब CSS के एग्ज़ाम की तैयारी ही करना वाहिद एजुकेशन का ज़रिया तो नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि MBA है, मास्टर्स हैं, और बहुत सारी स्पेशलाइज्ड डिग्रीज हैं, तो वो भी उसके थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि वो आपके साथ उनको कंपटीशन का मौका देते हैं, एंगेज करने का मौका देते हैं। अगर सर्विस में आ जाते हैं तो फिर एक यूनिफाइड फेडरल जो विजन है पाकिस्तान का, उसको मजबूत करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस। अच्छा, और आखिरी में मैं वो दूसरे का भी जवाब दे दूं। देखिए, जो मैं अपनी आई डोंट वांट टू बी सेल्फ ऑब्सेस्ड, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे बहुत सारे बैचमेट्स से भी सिविल सर्विस से रिज़ाइन कर देंगे। बल्कि अभी मैं एक वीडियो भी करूँगा कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने छोड़ दिया था। हमारे वक्त में ये हुआ था एक बहुत बड़ा चेंज कि जनरल मुशर्रफ ने जब 99 में उन्होंने कू किया था, उसके बाद आके उन्होंने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी को ख़त्म कर दिया था, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को ख़त्म कर दिया था, DM को ख़त्म कर दिया था। तो वो एक बहुत बड़ी चॉपिंग थी। अच्छा, अब हुआ ये कि ये चूँकि एक ऐसी सर्विस है कि वो सरवाइव करती है, तो 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने सीने बाबू से सब कुछ रिवर्स करवा दिया। अब डिप्टी कमिश्नर भी बहाल हो गए हैं, कमिश्नर भी बहाल हो गए हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी भी बहाल हो गई है। तो वो जो पीरियड था फ्रॉम 2002 टू 2010, 11, 12 वाला जो ये 10 साल जो थे, उसमें बहुत सारे पहले DMG होती थी, अब PAS है, उन्होंने सर्विस छोड़ी या छुट्टियों पे चले गए या कहीं और जाके डेप्यूटेशन पे चले गए। तो वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट लॉट। वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज जिस सर्विस को हमने ज्वाइन किया था ये सोच के कि उसमें क्या क्या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, मिड वे एट अ वेरी अर्ली स्टेज बिल्कुल उसको बदल दिया गया था। राइट। एक वजह ये थी, बाकी और बहुत सारी वजूहत है। कभी मुझे आप ईमेल कीजिएगा, फिर मैं आपको भेज दूँ। 2 क्वेश्चन लास्ट, बाकी आप सजा दे दीजिएगा बाद में निकल कर।
सर आपने लोकल गवर्नमेंट को हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताया, जी बट सर जैसे आपने बात की कि वो डीसी और वो डीएम वाला सिस्टम रिवर्स कर दिया गया था इवेंचुअली, बिकॉज सर पॉलिटिशियंस जो है उन्होंने एक स्पेस दी ब्यूरोक्रेट्स को। सर ये इटसेल्फ ही तो एक आइडियलिस्टिक सोल्यूशन बन जाता है कि जब तक हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं तब तक लोकल गवर्नमेंट कभी भी नहीं आएगी। सर प्रैक्टिकल सोल्यूशन फिर क्या है? नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो यही है कि ये लोकल गवर्नमेंट लानी है और इन्हीं पॉलिटिशियंस को लेकर आनी पड़ेगी। देखिए, इसमें अब एक रोल सुप्रीम कोर्ट का पहले बना था। आपको याद है कि पिछले जो इलेक्शंस हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुए थे, द जुडिशरी इंटरवीन्ड। अभी ये कहा जा रहा है कि 28th अमेंडमेंट जो है वो लाई जा रही है, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट्स को मैंडेटरी बना दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ होगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स हाफ द ईयर। पहले मैं एक छोटे टाउन में रहता था, अब मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ, जहाँ पे मेयर है ममदानी, ठीक है ना। पाकिस्तान में हर कोई उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं जी ममदानी मेयर, मुसलमान मेयर बन गया है, वो तारीफ़ें बड़ी करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन जो सिस्टम वहाँ पे है उसकी तरफ नहीं जाते हैं। मेयर के पास सारी पावर्स है, पुलिस के ऊपर, सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट के ऊपर। पाकिस्तान के बजट से तकरीबन बड़ा बजट है न्यूयॉर्क सिटी का, ठीक है। और उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, उसमें बसेस भी हैं, उसमें ट्रैश कलेक्शन भी है, स्ट्रीट लाइटिंग भी है, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं। हर चीज़ जो है वो लोकल गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, सिटी गवर्नमेंट। हमारे पड़ोस में इंडिया है, दिल्ली, कलकत्ता, कोलकाता अब उसका नाम है, बॉम्बे, चेन्नई, इन सब में पावरफुल सिटी गवर्नमेंट्स हैं जो कि पूरी की पूरी शहर को चलाती हैं, पुलिस को कंट्रोल करती हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सर्विस डिलीवरी का सवाल किसी ने किया था, तो अब पाकिस्तान भी अर्बनाइज हो चुका है। पंजाब जो है सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड सूबा है। रेट ऑफ अर्बनाइजेशन पाकिस्तान का पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो अब जब अर्बन पॉपुलेशन हो जाती है, अर्बनाइज हो जाती है, तो यू नीड प्रॉपर गवर्नेंस। आपको सैनिटेशन करनी है, कूड़ा उठाना किसी ने, आप देखें जहाँ बजा पहले कूड़े के ढेर आपको दिखाई देते हैं जब ज़रा सी कोई चीफ मिनिस्टर का इंटरेस्ट नहीं होता। अब ये कैसा निज़ाम है? वो पिछले कहते थे कि उस्मान बुज़दार के ज़माने में कूड़ा बहुत था, अब इस उस्मान बुज़दार का तो काम ही नहीं है देखा जाए तो, राइट। और अब जी कहते हैं वो मरीम नवाज़ ने सुथरा पंजाब का आगाज़ कर दिया है, विच इज़ गुड, आई अप्रिशिएट दैट, बट दैट्स अगेन नॉट द प्रोविंस का रोल। वो लोकल गवर्नमेंट का काम है, वो लाहौर की सिटी गवर्नमेंट का काम है। अब उसको एम्पावर करें, वसाइल दें। चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ की सबसे एक बहुत बड़ा सोर्स वहाँ की सिटी गवर्नमेंट्स है, बिकॉज वो इंजन्स ऑफ ग्रोथ है सर। तो और दुनिया के कई ममालिक में ऐसा है। यहाँ पर प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि इन्हीं पॉलिटिशियंस से हमें मुतालबा करना है कि आप लोकल गवर्नमेंट लाएं, अपना वादा पूरा करें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप बराए करम फारिग होकर घर बैठे, हमने आपको वोट नहीं करना, ठीक है ना। पीपल, वी हैव द पावर टू वोट, ठीक है। अभी उसमें मसाइल हैं, इलेक्शंस मैनिपुलेट होते हैं, लेकिन ये कितनी देर चलेगा? अल्टीमेटली पीपल, एज लॉन्ग एज वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, तो आवर वोट विल मैटर इन द फ्यूचर। Sir, Robert Peel, founder of modern police system, argues that without support of people, institutions cannot perform well. Almost 50% of students raise their hands in the favor of argument that bureaucracy is responsible for the situation of state. So don't you think that acts of common people are responsible for the attitudes of bureaucracy towards the state? अब उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आपने कहा कि एसी टिकटॉकर बने हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि सोसाइटी चाहती है कि भाई आप अकाउंट बनाओ तो हम फॉलो करें? देखिए ये बिल्कुल उनका एक रोल है, लेकिन क्या वो डोमिनेंट रोल है? नहीं। डोमिनेंट रोल किसका होता है? जिसके पास इख्तियार होता है, ठीक है। एलीट जो है वो पब्लिक बिहेवियर को शेप करती है। ये जब प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ मूव करती हैं प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की, तो फिर उसके बाद हर दर्जे के, हर लेवल के ऊपर लोग कहते हैं मैं उसको फॉलो करूं, मेरे भी आगे पीछे पुलिस हो, लाल नीली बत्ती वो चल रही हो, हूटर चल रहा हो, पुलिस वाला एक मोटरसाइकिलिस्ट आगे हो, वो एक वैल्यू सिस्टम इंकलकेट करती है। इसलिए आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर के भी जो लोग होते हैं, मलिक रियाज टाइप लोग फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी देखें कि वो 3-4 बड़े बड़े डाले होंगे आगे पीछे, उनमें आर्म्ड गार्ड्स होंगे और बड़ी सी लैंड क्रूजर्स के अंदर वो ट्रैवल करेगा, तो नई गाड़ियाँ आगे, मुझे नाम भी नहीं आते उनके, तो वो उनसे उतरते हैं।
तो वो क्या वो एम्यूलेट करते हैं, एम्यूलेशन का एक प्रोसेस होता है, एलीट्स बिहेवियर को शेप करती हैं हमेशा से। अज़ल इंसान, जब से इंसानी तारीख़ का आगाज़ हुआ है, जो एलीट्स होती हैं, चाहे आप कदीम यूनान में देखें, रोमन एम्पायर में देखें, इस्लामिक एम्पायर में देखें, तो वो क्यों कहते थे कि खलीफा अगर सादा कपड़े पहन के घूमे फिरेगा तो लोग सादगी को फॉलो करेंगे, खलीफा अकाउंटेबल होगा तो बाकी लोग अकाउंटेबल होंगे। तो ये कल्चर वहाँ से सेट होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि लोग तो फॉलो करते हैं जो ताकत हो। जाहिर बात है, हर कोई बाख्तियार बनना चाहता है, हर कोई दौलतमंद बनना चाहता है, हर एक की एस्पिरेशन होती हैं, और कोई गलत चीज़ नहीं है। एस्पिरेशन और एम्बिशन होना तो एक नॉर्मल इंसानी जबिलत है। तो वो फॉलो करते हैं एलीट बिहेवियर को। एलीट्स जो हैं वो आपकी शेप करती हैं कि किस तरह से पब्लिक फंड्स को डील करना है, किस तरह से कानून को डील करना है। अब जो कानून को ट्रैम्पल किया जाता है पाकिस्तान में, मसलन जब आइन को कितनी बार तोड़ा गया है, ठीक है ना, तो जब आइन को कहते हैं जी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, तो जिसके हाथ में डंडा होता है वो आइन को ही कहते हैं तुम तो जाओ ज़रा भाड़ में। ज़ियाउल हक का फेमस फिक्र है, उसने कहा कि 12 सफ़े का कागज़ का टुकड़ा, आइन क्या चीज़ है, कागज़ का टुकड़ा, जब चाहूँ रद्दी की टोकरी में डाल सकता हूँ। जनरल मुशर्रफ सेड अ सिमिलर थिंग। ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ में बात है कि मैं नहीं कहा, आई एम नॉट मेकिंग इट अप एज दे से, मेकिंग डैश अप। तो लेकिन ये कि जब वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की अहमियत नहीं है, फिर नीचे भी वो चीज़ सरायत करती है। फिर हर किसी की चीज़ होती है कि मैं रूल को कैसे अवॉइड करूँ। यानी कि लाल बत्ती है तो मैं तोड़ दूँ, मुझे उसका ना भुगतना पड़े। हर कोई कोशिश में होता है कि जी सिफारिश करवा दें कि ये वाला प्रोसेस को सर्कमवेंट कर दिया जाए, ये वाली एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं हो रही, इसे कैसे निकलना है, रूल को कैसे बदलना है। तो जो ताकत होते हैं वो रूल्स ही बदल देते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या आर्मी में लोग होते हैं, वो एक रूल होता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो कहते हैं जी रूल ही बदल दो। कई इस तरह की मिसालें हैं। तो सो देन दैट इज़ हाउ द पुलिस द बिहेवियर ऑफ पुलिस इज शेप्ड। अब जो हमारे यहाँ पुलिस का इशू है वो है कलोनियल। सो पुलिसिंग क्या होती है, पुलिसिंग का मकसद क्या है? अब मॉडर्न पुलिसिंग का मकसद है पब्लिक सेफ्टी। हम सब यहाँ बैठे हैं और हम सब यहाँ पे महफूज रहें, बाहर ये जो प्रेमिसेस है ये महफूज रहे, उसके बाद शहर महफूज रहे, लार्जर प्रोविंस महफूज रहे, मुल्क महफूज रहे। लेकिन जो कलोनियल पुलिसिंग होती है उसमें ये होता है कि यहाँ पे लोग ना सिर्फ महफूज को छोड़े, दब के रहें। वो उसने कहा था ओबीडियंस का कल्चर, ठीक है ना, कि कैसे दबाऊं मैं। जैसे वो आपके पीछे साथी है, वो कहता है मैं इसको कैसे दबाऊं, पुलिस पीएसवी में आके सबसे पहले एफआईआर करूंगा। तो दबाने का कल्चर जो है ना, ये इसको कहते हैं कंट्रोल का कल्चर। बिकॉज जहां पे जब अंग्रेज 1840, आपको याद है कि 1857 में जंग आज़ादी हुई थी, लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए थे। माशाल्लाह पंजाब में नहीं कोई खड़ा हुआ था वैसे तो, और बाकी जगहों के ऊपर जो थी बहुत शोरिश थी, यूपी में, सीपी में। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा अच्छा इसका तो बंदोबस्त करना, ये तो हमें यहाँ से निकलवा देंगे। तो फिर उन्होंने पुलिस को स्ट्रेंथन किया, नए कवानीन लेके आए। 1861 का पुलिस जो एक्ट है वो अभी तक लागू है। उसमें यह है कि ये जो लोग हैं ना, इनको सवाम को सीधा करके रखना है, इसलिए इट्स सो टॉक्सिक एंड इंटॉक्सिकेटिंग। ठीक है ना, फॉर अ यंग पर्सन इट्स रियली गुड टू वेयर दिस यूनिफॉर्म एंड हैव दिस अनलिमिटेड आर्बिट्ररी पावर्स। इसको अंदर कर दो, उसको अंदर कर दो, 2 चांटे लगा दो, उल्टा टांग दो, टॉर्चर करो, ये करो, वो करो, और हर कोई आपके लिए खड़ा होकर आपको वाह वाह करे। सो इट्स वेरी इंटॉक्सिकेटिंग फॉर एज एन आइडिया, एंड इट्स ऑल्सो टॉक्सिक बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ ब्रूटल सोसाइटी। क्योंकि जब वो वाला ये काम करेगा, पुलिस टॉर्चर का मेथड यूज़ करेगा, तो फिर वो एक तरह से आप माशरे में टॉर्चर को नॉर्मलाइज कर देते हैं। फिर घरों के अंदर भी लोग कहते हैं जी पुलिस वाले भी ये करते हैं। तो फिर जो ताकतवर लोग हैं वो निजी जेल बनाते हैं, सिंध में, पंजाब में, साउथ पंजाब में, बलूचिस्तान में इन्होंने अपने प्राइवेट जेल्स बनाई होती हैं, क्योंकि वो एम्यूलेट कर रहे होते हैं एलीट का बिहेवियर। राइट। तो ये सारा ये कड़ियाँ वहाँ से लिंक्ड होती हैं। सर वी हैव टॉक्ड अबाउट द जनरलाइज सिस्टम और कैसे ये स्पेशलाइज नहीं हो रहा, तो
why are we not shifting towards the technocratic system? And if we can, then how can we do that? So I think the reason is, the primary reason is that the generalist bureaucracy rules the country, and they do not want change to occur. Many proposals have been made. If you look at there have been at least 9 or 10 civil service reform commissions since the 1960s. Okay, and only one of them was partially implemented under Zulfikar Ali Bhutto. ये जो different services बनी है ना, जी सर, ये 12-13 सर्विसेज जो हैं और थोड़ा ये, लेकिन वो भी एक पॉइंट के बाद गया, बंद हो गया. जनरल मुशर्रफ की भी हमने बात की, सेकंड मोमेंट वो था, उसको रिवर्स कर दिया ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ने. सो वो दे आर द जर्नलिस्ट डोंट वांट दैट हैज टू बी चेंज बिकॉज उनकी भी पावर खत्म हो जाएगी, राइट? वो पूरा जो कैडर है पैस का जिसमें आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप कैसे हुक्मरानी करेंगी? ठीक है, अगर स्पेशलाइज लोगों का आ गया, डॉक्टर्स अगर आ गए हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो आप हेल्थ सेक्रेटरी कैसे लगेंगी, राइट? इट्स अ वेरी नॉर्मल, यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ अ नेगोशिएशन दैट यू डू. सो एक तो वो रीज़न है. दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी कुछ में ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है. पॉलिटिशियंस आते हैं, एक टाइम विंडो उनका होता है कि जी 5 साल के इलेक्ट होके आते हैं. यूजुअली पाकिस्तान में 2.5-3 साल के बाद निकल जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. अब वो कहते हैं 2.5-3 साल में मैंने कोई बड़े से प्रोजेक्ट स्टार्ट करके वोट्स के लिए वोट लेने हैं, अपनी फैमिली को इनरिच करना है, अपने इर्द गिर्द जो हमारी चमचे करछे खुशामदी हैं उनको ठेके, पैसे, मुलाजमतें वो देनी है. इट्स अ वेरी लिमिटेड होराइजन. रिफॉर्म जाए भाड़ में, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलाइज जाए. मैं आपको बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं, देसी तरीके से बता रहा हूँ कि लोग इसमें बड़ी थियराइजिंग करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन हकीकत पाकिस्तान के सिस्टम में ये हकीकत है. यही चीज़ अगर आप लोग कहते हैं कि अच्छा जी पॉलिटिशियन को छोड़े आर्मी कर देगी, तो आर्मी कितनी बार आई है? तो आर्मी जनरल्स का भी होता है कि उनका भी टेन्योर होता है. अब ये जब हमारे अभी जो फील्ड मार्शल हैं, ये पहले 3 साल के लिए आए थे, फिर 5 साल का उनका हुआ, अब 2030 तक शायद चला गया उनका टेन्योर, राइट? एक अभी हो सकता है आगे, लेकिन अभी 30 तक है ना जी. हम 26 में हैं. अब एक लॉन्ग टर्म चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं. अगर आप घर ही बनाए, फर्ज कीजिए, पता नहीं कितने लोगों को तजुर्बा है घर को बनते हुए देखा पाकिस्तान में. अगर आप फर्स्ट स्टेप से कि ज़मीन को आइडेंटिफाई करें, ढूंढें, टू द टाइम यू एक्चुअली हैव the construction ready, it's a long process. It is. It's very linear basic construction, but यहाँ पे आप सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. तो सिस्टम को चेंज करने के लिए 5 से 10 साल तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए. सारी पार्टीज जो हैं वो मिलके और आर्मी मिलके वो कहें कि जी हमने ये जर्नलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करना है, स्पेशलाइज सर्विस लानी है, और जो भी गवर्नमेंट होगी उसको आगे इम्प्लीमेंट करती जाएगी. गवर्नमेंट चेंज होगी, वो दूसरा जुज़्व है, वो नहीं है, कंसेंसस नहीं है. और तीसरा ये कि जो उन्होंने बात कही कि अवाम जो है वो क्या शऊर रखते हैं, डिमांड करते हैं. अब आप लोग तो चूँकि पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़, यू आर क्रेम डे ला क्रेम ऑफ द यूथ, ठीक है ना, कि यू आर हेयर एट वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट. तो और आपने पहले डिग्रीज भी की हुई हैं. जो बाकी लोग हैं दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, दे डोंट नो, दे डोंट केयर, दे हैव अदर प्रायोरिटीज़. तो जब तक एक पब्लिक डिमांड नहीं होती फॉर चेंज, एक तो सप्लाई होती है डिमांड की, इकोनॉमिक्स के मुताबिक एक चेंज की डिमांड होती है, वो दोनों नहीं जब मिलेंगी तो चेंज डज नॉट अकर. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दिस. देयर हैव बीन मेनी प्रपोजल्स बिकॉज देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, लैक ऑफ सप्लाई एंड लैक ऑफ डिमांड. थैंक यू सो मच सर. सबसे पहले तो आपका इट वॉज अ वेरी एनलाइटनिंग डिस्कशन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन एज वेल, एंड होप आप लोगों ने भी इंजॉय भी किया होगा, सीखा भी होगा. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एज वेल टू कम एंड अटेंड. आजकल मुझे पता 30 सेकंड से ज़्यादा रील भी नहीं देखते लोग, तो आपने ये पूरा अटेंड किया. दिस इज़ कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल. एंड सर इंशाल्लाह व्हेनेवर यू आर हियर वी विल कंटिन्यू टू इनवाइट यू इंशाल्लाह नेक्स्ट इटरेशंस ऑफ दिस टॉपिक.